वेद प्रकाश शर्मा नॉवेल 3.5 घंटे एपिसोड 6। अगले दिन सुबह के करीब 10 बजे थे। उस ऑफिस नुमा कमरे में बैठी विभा हमसे कह रही थी, रायता दान हमारे ख़ानदान से संबंध रखने वाला ही है। उधर एसएसपी ने बताया कि सारी रात की ज़बरदस्त भागदौड़ तथा भरपूर खोजबीन के बावजूद भी निरंतर उसे खोज निकालने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। त्रिवेदी के अतीत का क्या हुआ? मैंने एसएसपी से उसकी सर्विस फाइल मांगी है, विभा ने बताया। उन्होंने कहा है कि वो 1 घंटे के अंदर सर्विस फाइल यहाँ मेरे पास भिजवा रहे हैं। अभी की कोई रिपोर्ट आई? हाँ, उसने कहा है कि महेंद्रपाल सोनी के साथ शेष रात में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। सोनी आराम से सोया, जबकि अभिक किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सारी रात मुस्तैदी से जागता रहा। कुछ ही देर पहले सोनी अपने काम पर फैक्ट्री गया है। अभिक को आराम करने के लिए कहकर मैंने सोनी की सुरक्षा के लिए श्रीकांत को लगा दिया है। जगमोहन के बारे में कुछ पता लगा? मैं उसी के यहाँ फ़ोन करने के बारे में सोच रही थी, कहती हुई विभा ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा ही था कि एक सेवक ने आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। विभा के पूछने पर सेवक ने बताया कि वह व्यक्ति अपना नाम बांगड़ी बताता है। विभा ने सेवक से उसे भेज देने के लिए कहा, फिर रिसीवर उठाकर जगमोहन के घर का नंबर डायल किया। विभा की बातों से मैंने अनुमान लगाया कि दूसरी तरफ से आरती ही बात कर रही है, और ये भी कि जगमोहन अभी तक ना तो लौटा है और ना ही उसने अपनी कोई सूचना भेजी है। विभा के रिसीवर रख देने तक एक आकर्षक नौजवान कमरे में दाखिल हो चुका था। अपने व्यक्तित्व और पहनावे से वह संपन्न युवक नजर आता था। वह करीब 6.5 फुट लंबा, गोरा चिट्टा युवक था। चेहरे पर मौजूद घनी और काली मूछ दाढ़ी की मौजूदगी में वह कुछ ज़्यादा ही गोरा और आकर्षक नजर आ रहा था। आंखें नीली थीं, नीले कांच के समान चमकती सी जिस्म पर शानदार नीला सूट, कई उंगलियों में कीमती अंगूठियां पहने था वो। उसने बड़े ही शालीनता भरे स्वर में पूछा, क्या आप ही बहुरानी हैं? हाँ बैठिए, विभा ने कहा। वो एक खाली कुर्सी पर बैठने के बाद बोला, मेरा नाम मनीराम बांगड़ी है, वाराणसी में रहता हूँ और वहीं पर कपड़े का छोटा मोटा व्यापार करता हूँ। जंदलपुरम आपकी कपड़ा मिल के जनरल मैनेजर मिस्टर ब्रिजेंद्र एलूवालिया से व्यापार के सिलसिले में कुछ बातें करने आया था। यहाँ मैं होटल शिराज के सूट नंबर 48 में ठहरा हूँ, 38 में ठहरा हूँ। मैंने रात ही फ़ोन पर एलूवालिया से अपने आगमन की सूचना दे दी थी और उनसे मिलने का समय ले लिया था। यहाँ कैसे आना हुआ? मिस्टर एलूवालिया ने मुझे आज अपने ऑफिस में 10:30 बजे बुलाया था और उस वक्त मैं अपने कमरे में वहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक ही वेटर ने आकर मुझे ये बॉक्स दिया। कहने के साथ ही मनीराम बांगड़ी ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर मेज़ पर रख दिया। बॉक्स को देखते ही हम तीनों चौंक पड़े। बॉक्स सनील का बना ठीक वैसा ही था जैसे 2 बॉक्स हम पहले भी देख चुके थे। मैं और मरु हैरत अंगेज दृष्टि से मनीराम बांगड़ी को देखते रह गए, जबकि विभा ने स्वयं को संयत रखते हुए सवाल किया, इस बॉक्स में क्या है? मेरे दिमाग में भी यही सवाल उभरा था जिसे मैंने वेटर से किया। वेटर ने कहा कि वो नहीं जानता। ये बॉक्स उसे साइकिल पर आए गांव के चौधरी जैसे व्यक्ति ने देकर कहा था कि वो इसे सूट नंबर 38 में ठहरे मिस्टर बांगड़ी तक पहुंचा दे और बॉक्स को खोलकर देखने की बिल्कुल कोशिश ना करे। इस काम के लिए उस चौधरी जैसे व्यक्ति ने उसे 10 रुपये भी दिए थे। फिर मैंने बॉक्स को खोला और इसमें मौजूद वस्तु को देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। आंखें हैरत से फट पड़ी। वही हालत मेरे सभी खड़े वेटर की भी हुई थी। बॉक्स में क्या था? 2 आंखें। आंखें? हाँ, सचमुच की आंखें, जैसे किसी ने किसी की आंखें निकाल कर इसमें रख दी हों। इन्हें देखकर मेरी हालत बड़ी अजीब हो गई। मैं वेटर पर बरस पड़ा। आखिर ये क्या मजाक है? क्या इस होटल में कस्टमर से इतने बेबस और भद्दे मजाक किए जाते हैं? वेटर बेचारे की हालत तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा ख़राब थी। इन आंखों के लिए मैं मैनेजर के पास पहुंचा। सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। तब मैनेजर मुझे अपने प्राइवेट कमरे में ले गया और बोला, आपकी जान खतरे में है मिस्टर बांगड़ी। क्या बकते हैं आप? मैं चीख सा पड़ा। जी हाँ, पता नहीं क्या हो गया। अनूप बाबू के मरने के बाद से जिंदलपुरम में बड़ी ही अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। मुझे यह घटना भी उन्हीं विचित्र घटनाओं की एक कड़ी लगती है। हत्यारा जुर्म करने के लिए कभी किसी का फ्लैट इस्तेमाल करता है, किसी के फ्लैट में डाल देता है। आपको फ़ौरन बहुरानी से मिलना चाहिए। कौन बहुरानी? फिर उसने मुझे आपका परिचय दिया। बॉक्स लेकर सीधा आपके पास आ गया हूँ।
मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया तो जाने ये क्या हो गया। मैं हैरान हूँ, आखिर ये बॉक्स मेरे ही पास क्यों पहुँचाया गया। किसी चौधरी जैसे व्यक्ति को मेरा नाम और सूट नंबर कैसे मालूम हुआ। क्या जिंदलपुरम में आपका कोई परिचित है। जी नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ। क्या इस बॉक्स में आंखों के अलावा कोई चिट भी है। विभा ने पूछा। जी हाँ, एक चिट है जिस पर लिखा है कि अब वह देख भी नहीं सकती। मेरी समझ में उस वाक्य का अर्थ बिल्कुल नहीं आ सका है। पता नहीं कौन क्या नहीं देख सकेगी। लगता है कि ये आंखें किसी लड़की की हैं। आंखें सुधा पटेल की ही होंगी विभा। मैं क्या उठा। कौन सुधा पटेल। मनीराम बांगड़ी एकदम चौंक कर मेरी तरफ घूमा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि विभा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, तो मैं चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर बांगड़ी। भले ही आप ना समझे हों, लेकिन हम समझ गए कि आंखें किसी की हैं और हत्यारा आपको नहीं, सब कुछ हम ही को समझाना चाहता है। जी जी, मैं समझा नहीं। दरअसल हत्यारा इन आँखों को केवल हम तक पहुंचाना चाहता था, सो पहुंच गई हैं। बस इससे ज़्यादा इस सारे झमेले से आपका कोई संबंध नहीं है। आप बिना डरे निश्चिंत होकर अपने व्यापार के कामों में व्यस्त हो सकते हैं। मगर ये आंखें अगर किसी को आपके पास पहुंचानी थी तो मेरे पास क्यों पहुंचाई। क्योंकि वो सीधे हमारे पास पहुंचने से डरता है। साथ ही ये भी जानता है कि जिंदलपुरम की सरहदों में वो इन्हें जहाँ भी पहुंचाएगा हमें मिल जाएंगी। लेकिन जिंदलपुरम में तो बहुत से लोग रहते हैं, आखिर मैं ही क्यों। हाँ, ये सवाल ज़रूर उठ सकता है, हमारे दिमाग में भी उठ रहा है। परंतु इसका जवाब केवल ये है कि वह अपनी सहूलियत के मुताबिक किसी को भी चुन लेता है। पहले दीनदयाल, फिर महेंद्र पाल सोनी। हाँ, यहाँ मैं एक सवाल ज़रूर करूँगी, ये कि क्या आप एस.एन. त्रिवेदी नामक इंस्पेक्टर को जानते हैं। त्रिवेदी। हाँ, मैं एक इंस्पेक्टर त्रिवेदी को जानता हूँ। गुड। विभा की आंखें चमक उठी। कैसे। कुछ साल पहले वो वाराणसी में हमारे इलाके से संबंधित थाने में रहा था। उन्हीं दिनों मेरा उससे परिचय हुआ था और फिर ये परिचय दोस्ती में बदल गया। हम साथ बैठकर पीने पिलाने भी लगे। वहाँ अपना ट्रांसफ़र होने पर उसने कहा था कि वह जिंदलपुरम जा रहा था। क्या त्रिवेदी यहीं है। जी हाँ, यहीं थे से मतलब। आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप सच सच ये बताइए कि क्या त्रिवेदी वाराणसी में एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर था। हमारा मतलब वो किसी से रिश्वत आदि तो नहीं लेता था। जी बिल्कुल नहीं। विभा का स्वर थोड़ा कठोर हो गया। आप इतने दृढ़ स्वर से दावा कैसे कर सकते हैं। जी जी। बांगड़ी थोड़ा बौखला गया। वो मेरा दोस्त था। इसलिए पूछ रही हूँ कि वो आपका दोस्त क्यों बन गया। क्या इलाके का हर इंस्पेक्टर आपका दोस्त होता है। जी जी, वो मेरा मतलब। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर बांगड़ी। विभा के चेहरे पर कठोरता उभर आई थी। झूठ बोलकर आप अनजाने ही में हत्या के एक मुजरिम को बचाने का जुर्म कर बैठेंगे। हत्या का मुजरिम। त्रिवेदी ने एक नहीं, अब तक 2.5 हत्याएं की हैं। 2.5 इसलिए कह रही हूँ कि जिसकी आंखें इस बॉक्स में हैं उसे अभी तक उसने पूरी तरह नहीं मारा है। आप उसके परिचित हैं। महज इसलिए ये आंखें आपके पास पहुँचाई गई। ऐसे कामों के लिए वो अपने परिचितों को ही चुनता है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुछ देर तक चुप रहा मनीराम बांगड़ी, जैसे सोच रहा हो कि सच उगले या नहीं। तभी उसे विभा ने यह कहकर उत्साहित किया कि यदि वो सच बोलेगा तो उस पर कोई आँच नहीं आएगी। तब वह बोला, आपकी शंका ठीक ही है। मैं अपना नंबर 2 का काम चलाने के लिए उसे रिश्वत देता था। यही मेरी और उसकी दोस्ती थी। वेरी गुड। कहने के साथ ही विभा ने दराज खोली। उसमें से 5 चित्र निकाले और उसके सामने डालती हुई बोली, ज़रा गौर से देखकर बताइए कि क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं। चित्र देखने के बाद बांगड़ी हल्के से चौंका। बोला, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो अनूप बाबू हैं। इनके अलावा चारों में से किसी को जानते हैं। जी नहीं। आर्ट पेपर्स को समेट कर दराज में रखते हुए विभा बोली, अब आप जा सकते हैं। लेकिन पता तो लगे कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं यही सोच सोच कर परेशान होता रहूँगा कि आखिर आके मेरे ही पास क्यों भेजी गई। मुझसे पूछेगा आपके ढेर सारे सवालों का अर्थ क्या है। संक्षेप में केवल आप इतना ही समझ लीजिए कि त्रिवेदी किसी अज्ञात वजह से इन 5 का खून करने निकला है, जिनके अभी अभी आपने चित्र देखे। इनमें से 2 खून वो कर चुका है। तीसरा यानी सुधा पटेल की हत्या कर उसे बहुत तड़पा तड़पा कर रहा है। आप इस झमेले से महज इसलिए फंस गए क्योंकि त्रिवेदी के परिचितों में से हैं। जैसा काम उसने आपसे लिया है वैसा वो अपने परिचितों से ही लेता है। अजीब बात है। आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से हत्यारे ने जितना काम आपको सौंपा था वो आप कर चुके हैं। अजीब से असमंजस में फंसा मनीराम बांगड़ी वहाँ से चला गया। विभा ने बॉक्स खोला।
बॉक्स में 2 लिजलिजी और गिलगिली सी आँखें रखी थी। रुई पर इस तरह रखी आँखें बड़ी ही डरावनी लग रही थीं, ऐसी कि जिन्हें देखकर किसी भी व्यक्ति के कंठ से बरबसी चीख निकल सकती थी। उन आँखों को देखते हुए हमारे दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। आँखों के समीप ही एक कागज़ रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि अब वो देख भी नहीं सकती। राइटिंग वैसी ही गंदी और आड़ी तिरछी थी। आंखें सुधा पटेल की हैं, विभा ने कहा। अजीब से भावावेश में मैंने कहा, यह कमीना आकर सुधा पटेल को मारी क्यों नहीं देता? इस तरह उस बेचारी को तड़पा क्यों रहा है? पहले जीभ, फिर उंगलियां और अब आंखें भी। ये हरकत हत्यारे की क्रूर मानसिक हरकत को उजागर करती हैं और वह हमसे डर रहा है। उसे लग रहा है कि हम उस तक पहुंच जाएंगे और उसी वजह से अपनी ये ऊट पटांग हरकतें करके हमें अपनी नज़र में आतंकित करने की कोशिश कर रहा है। अब त्रिवेदी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए विभा। मैं अनजाने में ही त्रिवेदी से नफरत करने लगा था। उसे अपने किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब इस सिलसिले का अंत आ ही गया है, विभा ने कहा। वैसे वेद, मनीराम बांगड़ी जितनी देर भी यहाँ बैठा रहा, मुझे लगता रहा कि मैंने उसे कहीं देखा है। मैं बराबर दिमाग पर जोर डालकर ये जानने की कोशिश करती रही थी कि आखिर कहाँ देखा है, लेकिन कुछ याद नहीं आया। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं तो फिर मुझे क्यों लग रहा था? कहती हुई विभा ने दिमाग पर जोर डालना शुरू ही किया था कि कमरे में एक इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। उसने कहा कि एसएसपी साहब ने भेजा है। इंस्पेक्टर त्रिवेदी से संबंधित फाइल उसने मेज़ पर रख दी। उसे विदा करने के बाद विभा ने फाइल उठा ली और पढ़ने लगी। फिर वह पढ़ने में कुछ इस तरह मशगूल हुई कि जैसे उसे वहाँ हमारी उपस्थिति का कुछ पता ही ना हो। वो पढ़ती रही, हम बोर होने लगे और पूरे 1 घंटे तक बोर हुए। 1 घंटे में पूरी फाइल पढ़कर विभा ने मेज़ पर डाल दी। क्या लिखा है इसमें? मैंने पूछा। विभा ने कहा, इसे पढ़कर मुझे बहुत निराशा हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वह कारण जान सके जिसके वशीभूत त्रिवेदी हत्याएं कर रहा है। क्या मतलब? इसमें त्रिवेदी का सीधा साधा परिचय है। वो जयपुर का रहने वाला है। माँ का नाम शारदा और पिता का नाम हरवंश त्रिवेदी था। हरवंश त्रिवेदी बैंक में क्लर्क थे। एसएन त्रिवेदी अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। माँ का देहांत तब हो गया था जब वो 10 साल का था। 8 साल पहले ये पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ। इसकी नियुक्ति के 1 साल बाद यानी आज से 7 साल पहले हरवंश त्रिवेदी तपेदिक की लंबी बीमारी के बाद मरे। विभिन्न ट्रांसफ़रों के बाद 3 साल पहले जिंदलपुरम आया है। फाइल में कुछ ऐसे कारनामे भी हैं जो उसने अपनी सर्विस के दौरान अंजाम दिए और जिनका उल्लेख इस फाइल में करना विभाग ने स्वीकारा। फाइल में उसके करैक्टर को किसी भी रूप में दागदार नहीं कहा गया है। जयपुर में इसके पिता द्वारा बनाया गया एक मकान है जिसके एक हिस्से में इसने किराएदार बसा रखे हैं और दूसरे हिस्से पर अपना ताला लटका रखा है। मधु ने पूछा, फाइल पढ़कर तुम किस नतीजे पर पहुंची विभा बहन? केवल इस नतीजे पर कि त्रिवेदी के बारे में हमें खुद जानकारियां जुटानी होगी। किस तरह? जब त्रिवेदी स्थायी रूप से यहाँ रहता है तो उसने अपने मकान के दूसरे हिस्से को भी किराए पर क्यों नहीं उठा दिया? शायद इस सिलसिले में मुझे जयपुर जाना पड़े। उफ, ये क्या हो रहा है वेद? मुझे फिर मनीराम बांगड़ी का ख्याल क्यों आ गया? बार बार क्यों लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है? यदि ऐसी बात थी तो उसे पूछ लेती। मुमकिन है कि वह कभी कहीं तुम्हारे साथ पड़ा हो। ऐसा मैंने चाहा नहीं, सोचा कि अजीब सा लगेगा, लेकिन बात दिमाग में अटक कर रह गई है। बात क्लियर होने से पहले उलझन दूर नहीं होगी, पूछ ही लेती हूँ, कहकर उसने रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए। संबंध स्थापित होने पर बोली, हेलो मिस्टर एलूवालिया। ओ बहुरानी जी, कहिए। मिस्टर बांगड़ी इस वक्त आपके पास ही हैं या चले गए? कौन बांगड़ी बहुरानी? चौंक कर विभा ने पूछा। क्या मिस्टर मनीराम बांगड़ी अभी तक आपके पास नहीं पहुँचे? जी नहीं तो, मगर आप किस मनीराम बांगड़ी की बात कर रही हैं? वही जिन्हें बिजनेस के सिलसिले में तुमने वाराणसी से बुलाया। आप कैसी बात कर रही हैं बहुरानी? वाराणसी में तो इस नाम का हमारा कोई कस्टमर है ही नहीं। क्या तुमने कल रात इस नाम के किसी व्यक्ति को फ़ोन पर आज सुबह 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट नहीं दिया था? जी नहीं तो। दूसरी तरफ से उभरने वाली एलूवालिया की आवाज़ सुनते ही विभा ने बिना एक भी क्षण गंवाए संबंध विच्छेद कर दिया और फिर अचानक ही वो बेहद चौकस और फुर्ती में नज़र आने लगी। हमसे बिना कुछ कहे उसने बहुत ही जल्दी में दूसरा नंबर डायल किया और बोली, मैं विभा बोल रही हूँ। देखिए, आपके सूट नंबर 38 में मिस्टर बांगड़ी ठहरे हैं। मुझे ज़रा उनसे बातें करनी है। क्या कहा? चले गए? कब? अभी अभी? लेकिन कहाँ? ठहरिए, मैं वहीं आती हूँ। विभा ने रिसीवर पटकने के से अंदाज में रख दिया। क्या हुआ? मैं बोला। मेरे साथ आओ वेद। कहने के साथ ही विभा फुर्ती के साथ कुर्सी से उठ गई। अगला दृश्य। शिराज होटल के मैनेजर, स्टाफ और संबंधित वेटर से बातें करने पर भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। हाँ, अगर ये लिखा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन बयानों से मनीराम बांगड़ी का करैक्टर कुछ उलझ ही गया था। आंखों वाला बॉक्स मिलने से संबंधित बांगड़ी ने जो कुछ कहा था उसकी सारे स्टाफ ने पुष्टि की।
अतः हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बांगड़ी ने उसे इस बारे में कहीं भी झूठ नहीं बोला था। परंतु सवाल ये उठता था कि उसने जिंदलपुरम आने वाली अपनी वजह गलत क्यों बताई। मैनेजर ने बताया था कि उसी ने बांगड़ी को बॉक्स लेकर मंदिर चले जाने की सलाह दी थी, परंतु मंदिर से आते ही वह सीधा काउंटर पर गया और बिल बनाने के लिए कहा। काउंटर क्लर्क ने चौंक कर पूछा भी कि अचानक ही उन्होंने जिंदलपुरम में 2-3 दिन ठहरने का इरादा त्याग क्यों दिया है। जवाब में उसने कहा कि अब वह एक पल भी इस शहर में नहीं रह सकता। बिना कोई कारण बताए अपने सूट में गया, वहाँ से अपना सूटकेस उठाकर फ़ौरन ही काउंटर पर आया। सामान के नाम पर उसके पास वही एक सूटकेस था। तब तक काउंटर क्लर्क उसका बिल बना चुका था। बिल अदा करने के बाद 1 मिनट भी वहाँ ठहरे बिना मनीराम बांगड़ी चला गया। स्टाफ का कोई व्यक्ति ये भी नहीं बता सका कि वो कहाँ गया है। पता लगाने की भरपूर कोशिश के बाद इस वक्त हम बैरंग लिफाफों की तरह मंदिर की तरफ लौट रहे थे। कार में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए ही मैं बोला, ये मनीराम बांगड़ी तो अचानक ही बहुत रहस्यमय करैक्टर महसूस देने लगा है। केवल इस वजह से कि सारी वारदात बिल्कुल ठीक बताने के बावजूद भी उसने जिंदलपुरम आने के अपने मकसद के बारे में झूठ क्यों बोला। अचानक ही वह इतना क्यों उखड़ गया। वह 2-3 दिन ठहरने के लिए यहाँ आया था, क्यों, क्या काम था उसे। और फिर अचानक ही ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से उसने तुरंत सारा प्रोग्राम रद्द करके जिंदलपुरम छोड़ देने का निश्चय कर लिया। अब तो तुम्हें ये याद करना इस केस के लिए भी ज़रूरी हो गया विभा कि आखिर उसकी शक्ल तुम्हें कहीं देखी सी क्यों लग रही थी। ड्राइविंग करती हुई विभा ने पूछा। मेरे कुछ सवालों का जवाब दो वेद। पूछो। क्या वो उस आँख वाली घटना से डर कर भागा है? यदि वो उस घटना से इतनी बुरी तरह डरा होता तो मंदिर में आता ही नहीं, आँख को यहीं छोड़कर भाग जाता। गुड, मेरा भी यही ख्याल है। मंदिर से लौटने के तुरंत बाद वो सीधा होटल पहुंचा। होटल छोड़ दिया। छोड़ते वक्त वह बहुत ही जल्दी में था। क्या इसका मतलब ये नहीं कि होटल छोड़ने की वजह मंदिर में उसके और हमारे बीच होने वाली बातें या कोई एक बात है? ऐसा ही लगता है। हमने उससे क्या बातें की थी? याद करो वेद, अक्षरश उन बातों को याद करो और फिर यह अनुमान लगाने की कोशिश करो कि उनमें से कौन सी बात ऐसी थी जिसकी वजह से उसने होटल छोड़ा। वो सदा पटेल के नाम पर चौंका था। मधु बोली। मैंने कहा वहाँ उसके चौंकने की वजह उसका नाम सुनना था जिसकी वो आंखें लाया था। उस वक्त मैंने भी यही सोचा था, विभा बोली। दूसरी बार वो चित्रों पर नज़र पड़ते ही चौंका था। तब मैंने उसके चौंकने को इसलिए महत्व नहीं दिया क्योंकि उसने अनूप को पहचानना स्वीकार किया था, किंतु अब लगता है कि उसके चौंकने की वजह कुछ और थी। क्या? शायद उन 5 में से वो किसी अन्य को भी पहचानता था, शायद सुधा पटेल को या उन सभी को। ओ विभा एकदम इस तरह उछल पड़ी मानो करंट लगाओ। अचानक उसे कोई बहुत ज़बरदस्त बात याद आ गई थी। बोली, याद आ गया वेद, मुझे याद आ गया। सारी गुत्थियाँ सुलझ गईं। क्या याद आ गया? ये कि मैंने उसे कहाँ देखा है। कहने के साथ ही विभा ने अचानक ही अपने पैरों का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ा दिया। मध्यम गति से चलने वाली कार अचानक ही तेज़ हो जाने के कारण मेरे और मधु के जिस्मों को झटका सा लगा, किंतु इस बात की कोई परवाह किए बिना विभा एक्सीलेटर पर पैरों के दबाव बढ़ाती ही चली गई। हमने चौंक कर विभा की तरफ देखा। इस वक्त उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। भपका हुआ सा लाल सुर्ख गाड़ी अब हवा की सी गति से सड़क पर उड़ी चली जा रही थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही विभा को आखिर क्या हो गया है। हमने पूछा भी, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया और अंत में कार एक तीव्र झटके के साथ मंदिर के पोर्च में रुकी। झपटने के से अंदाज में उसने दराज से वे 5 चित्र निकाले और उनमें से टिंगू का चित्र मेरे सामने मेज़ पर फेंक कर बोली, ये है मनीराम बांगड़ी। क्या? मेरे साथी मधु भी उछल पड़ी। इसे जरा ध्यान से देखो वेद। और फिर बांगड़ी के चेहरे पर दाढ़ी मूछ थी। बस दोनों में यही फ़र्क है। मनीराम बांगड़ी की दाढ़ी मूछ उसके चेहरे से हटा दो तो वह टिंगू बन जाएगा, वही जिसका ये चित्र है। मगर तुम तो कह रही थी कि चिंगार भी टिंगू है नहीं, कहा था कि हो सकता है। हो सकता है एक अनुमान होता है और है प्रमाणिक हकीकत। वही हमारे सामने है। तुम ज़रा बांगड़ी के चेहरे से मूछ दाढ़ी हटाने की कल्पना तो करो। तुम 100% ठीक कह रही हो, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि हाँ, ये हैरत की बात है वेद कि वो यहाँ आया, बैठा, हमसे बातें की, उसी को हमने ये चित्र भी दिखाए। मुझे वो देखा हुआ सा लग भी रहा था, किंतु पहचान नहीं सकी। मैं चूक गई वेद। इसलिए तो मैंने कहा था कि चूक हर एक से होती है। असावधानी के कारण हुई इस चूक का मुझे अफसोस है। मेरे ख्याल से तो अब भी तुम चूकी नहीं हो। हकीकत यह है कि दाढ़ी की वजह से उसकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी, फिर भी तुम्हें लगा कि उसे कहीं देखा है। मुझे और मधु को तो ऐसा भी नहीं लगा। मैं उसे समय रहते ना पहचान सकी। इसे मैं अपनी चूक और असावधानी ही कहूँगी। खैर, अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बांगड़ी ही टिंगू था।
ये बात साबित होने के बाद उसके भागने की वजह सामने आ जाती है। हमसे सब कुछ सुनने के बाद वो डर गया। मौत से किसे डर नहीं लगता। और फिर इस हकीकत ने तो उसके छक्के ही छुड़ा दिए होंगे कि त्रिवेदी 2 खून कर चुका है, तीसरी की आंखें भिजवाई हैं। लेकिन वो जिंदलपुरम आया किस मकसद से था? इस सवाल का जवाब अभी अंधेरे में। क्या त्रिवेदी जानता होगा कि मनीराम बांगड़ी टिंगू है? यकीनन। तो क्या इस हालत में वो मनीराम बांगड़ी को जिंदलपुरम से सुरक्षित निकल जाने देगा? शायद नहीं। फिर मैंने धड़कते दिल से पूछा। यहाँ तक पहुँचने और सब कुछ पता लगने के बाद भी बांगड़ी ने यहाँ से जाकर बहुत बड़ी भूल की है। अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तित्व को ना छुपाकर उसने खुद को खतरे में डाल लिया है। क्या मतलब? मनीराम बांगड़ी को कत्ल करने के लिए ही शायद जिंदलपुरम बुलाया गया है, विभा ने कहा। इसे हत्यारे का जीवटपन ही कहा जाएगा कि टिंगू को हमारे पास भेजता है, हम उसे तत्काल पहचान पाने में असफल रहते हैं। इस रूप में हत्यारे ने हमें शिकस्त दी है। इन सारी वारदातों के पीछे एक अच्छाई हुई है। वो क्या? टिंगू यानी मनीराम बांगड़ी को शायद ये नहीं पता था कि उसे जिंदलपुरम किस लिए बुलाया गया। हमसे मिलकर उसे इल्म हो गया, अब शायद सतर्क रहकर अपनी हिफाजत खुद करेगा। क्या हम उसे किसी ढंग से बचा नहीं सकते? किसी भी ऐसे व्यक्ति को बचाया जाना हमारा कर्तव्य जिसे कत्ल किया जाना हो, और टिंगू को बचाना तो हमारे लिए इस केस को हल करने के लिए भी ज़रूरी है। यकीनन उसका बयान इस केस की सारी गुत्थियों को सुलझा देगा, परंतु हमें खुद मालूम नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ है। अतः हालात ऐसे बन गए हैं कि हम उसके लिए विशेष कुछ भी नहीं कर सकते। जितना कर सकते हैं उतना किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? विभा ने किसी से संबंध स्थापित किया और बोली, हेलो वीणा, तुम फ़ौरन मंदिर में आकर हमसे मिलो। बस यही एक वाक्य कहकर उसने संबंध विच्छेद कर दिया। तुरंत ही किसी अन्य स्थान पर संबंध स्थापित करके बोली, हेलो एसएसपी साहब, ये मैं बोल रही हूँ। देखिए, मैं वीणा नामक अपनी एक कर्मचारी के हाथों आपके पास पेंसिल से बना एक चित्र भेज रही हूँ। जी हाँ, उसका नाम मनीराम बांगड़ी है। दरअसल उसका कत्ल किया जाने वाला है। जी हाँ, चौंकिए नहीं। समय कम है, सारी बातें विस्तारपूर्वक बाद में बताऊंगी। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि बांगड़ी नामक ये व्यक्ति इस केस को हल करने की कुंजी है। हत्यारे की कोशिश इस कुंजी को ख़त्म कर देना होगी। पुलिस की कोशिश इसे बचाना और जीवित अवस्था में गिरफ्तार कर लेना होनी चाहिए। इसे तलाश कर गिरफ्तार करें। इसे तलाश कर गिरफ्तार कर लेने का काम आपके युद्ध स्तर पर करना है। जी हाँ, थैंक यू, कहकर विभा ने रिसीवर रख दिया। मगर इस चित्र में पुलिस वाले मनीराम बांगड़ी को कैसे पहचान सकते हैं? मैंने पूछा। कोई जवाब देने के स्थान पर विभा ने टिंगू का चित्र उठाया, दराज खोलकर उसमें से एक पेंसिल निकाली और फिर विभा की पतली उंगलियों में दबी पेंसिल तूफानी गति से चित्र की नाक के नीचे और ठोड़ी पर चलने लगी। मैं और मधु अवाक से विभा की इस क्रिया को देख रहे थे। मैं पहली बार ही जान रहा था कि विभा इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। देखते ही देखते चित्र में मूछ दाढ़ी बना दी। विभा के आने तक वह अपने काम को फाइनल टच दे चुकी थी। यह देखकर मेरी और मधु की आंखों में हैरत भरी चमक उभर आई कि अब वह चित्र टिंगू का नहीं, मनीराम बांगड़ी का नजर आ रहा था। चित्र को मुझे दिखाती हुई वो बोली, अब देखो वेद, क्या यह चित्र मनीराम बांगड़ी का ही नहीं है? 100%। मैं तो चकित हूँ कि। मेरी बात बीच में ही काटकर विभा ने वीणा से कहा, तुम ये चित्र लेकर एसएसपी के पास चली जाओ वीणा। मैंने उनसे फ़ोन पर बात कर ली है। उनसे कहना कि इस चित्र की ढेर सारी फोटोस्टेट कॉपियाँ कराकर पुलिस वालों में बांट दें। पुलिस को हर हालत में से जीवित अवस्था में गिरफ्तार करना है। जी। विभा ने चित्र वीणा को दे दिया और चित्र लेकर वीणा हवा की चौकी की तरह कमरे से चली गई। अपने स्थान पर बैठा मैं अभी यही सोच रहा था कि विभा ने कितनी जल्दी, कितनी खूबसूरती से चित्र में ठीक वैसी ही मूछ दाढ़ी बना दी जैसे मनीराम बांगड़ी के चेहरे पर थी। मैं क्या उठा, कमाल है विभा, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट भी हो। बांगड़ी की मूछ दाढ़ी की नकल तुमने हूबहू की है। जितना करना इस वक्त हमारे वश में था कर चुके हैं। अगर अब भी बांगड़ी हत्यारे के हाथ में से ना बच सके तो ये हमारी और बांगड़ी की भी बदनसीबी ही होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ से तुरंत ही वाराणसी के लिए रवाना हो चुका हो? मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। विभा का वाक्य बीच में ही रह गया। इस वक्त फ़ोन की घंटी का घनघनाना हमें अच्छा नहीं लगा था। विभा ने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़कर रिसीवर उठाया, बोली, हेलो विभा, ये मैं आरती बोल रही हूँ बहुरानी। आरती की आवाज़ बौखलाई हुई सी थी। वे आ गए और आते ही लाइब्रेरी में घुस गए। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बहुरानी, अनूप बाबू की तरफ वे अंदर ये कहकर गए हैं कि 3.5 घंटे तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। उसे आए कितनी देर हुई है? अभी अभी आए हैं। आप जल्दी से आ जाइए बहुरानी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उन्हें आप ही बचा सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 3.5 घंटे बाद वे भी अनूप बाबू की तरह। मैं आ रही हूँ, कहने के साथ ही एक झटके से खड़ी होती हुई विभा ने रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया। हम दोनों भी उछलकर खड़े हो चुके थे। लगभग भागते हुए हम कमरे से बाहर निकले। अगला दृश्य। हमारे सामने एक बार फिर लगभग वही दृश्य था जो तब देखा था जब डिनर पर पहली बार मंदिर में गए थे।
आरती बुरी तरह रो रही थी। विभा के पैरों पर पड़ी वह गिड़गिड़ाकर अपने पति को बचा लेने के लिए सिसक रही थी। हमारे सामने लाइब्रेरी का बंद दरवाज़ा था। विभा उसे समझा रही थी, रोने से कुछ नहीं होगा बहन। अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो सबसे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। जी पूछिए। वह उठकर खड़ी हो गई। उस वक्त क्या बजा था जब जगमोहन घर आया? 1:30। 2 बजा रही रिस्ट वॉच पर नज़र डालती हुई विभा ने पूछा। क्या तुमने पूछा कि वो कहाँ गया था? जी हाँ, मैंने कोशिश की थी, परंतु उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। वो बहुत जल्दी में थे, आते ही सीधे लाइब्रेरी में घुस गए। ये भी कहा कि मैं 3.5 घंटे से पहले उन्हें डिस्टर्ब न करूं। क्या तुमने उसे बताया था कि हम उससे मिलना चाहते हैं? उन्होंने मौका ही कहाँ दिया। क्या लाइब्रेरी में जाता हुआ जगमोहन कुछ डरा हुआ सा था? उनके चेहरे पर पीलापन था, ऐसा जैसा मृत व्यक्ति के चेहरे पर होता है। आंखें वीरान और निस्तेज थी, जैसे जानते हों कि कुछ देर बाद उन्हें मर जाना है। विभा ने बड़ा अजीब सा सवाल किया। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? उस कमरे में सो रहा है। लेकिन आप पिंकी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? विभा दौड़कर उस कमरे में गई जिसकी तरफ आरती ने इशारा किया था। बच्चे के बेड पर आराम से सोता हुआ देखकर विभा के चेहरे पर इत्मीनान के भाव उभरे। मैं समझ मैं समझ रहा था कि विभा ने बच्चे के बारे में क्यों पूछा है। शायद उसे डर था कि कहीं हत्यारे ने जगमोहन को उसके बच्चे को कत्ल करने की धमकी न दे रखी हो। आरती के समीप आकर विभा ने कहा, क्या जगमोहन के पास कोई रिवॉल्वर आदि है? मेरी जानकारी में नहीं है। रिस्ट वॉच की तरफ देखते ही विभा ने एक पल कुछ सोचा और कोई दृढ़ निश्चय करके लाइब्रेरी के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक देने के साथ उसने पुकारा, मिस्टर जगमोहन। कौन है? मौत के डर से कांपता स्वर। दरवाज़ा खोलो, यहाँ मैं। विभा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। शायद तुम समझे नहीं जगमोहन, हम जिंदलपुरम की बहुरानी और हमारे लिए इसी वक्त तुमसे कुछ बातें करनी ज़रूरी हैं। दरवाज़ा खोलो, यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। बात किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे बिरजू। दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम इसे तोड़ डालेंगे। ओह, आप मेरा नाम भी जानती हैं? लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता बहुरानी। उफ़, आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि तुम क्या ज़रूरी काम कर रहे हो। हत्यारे ने पहेली हल करने के लिए तुम्हें 3.5 घंटे का समय दिया है। तुम सोच रहे हो कि उसे हल करके बच जाओगे, लेकिन नहीं बिरजू, वो पहेली तुमसे 3.5 जन्म में भी हल नहीं होगी। मैं तुमसे हत्यारे के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस समय का उपयोग तुम सारी कहानी सुनाने के लिए कर सकते हो। आप यहाँ से जाइए बहुरानी, प्लीज़ चली जाइए यहाँ से। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? इन शब्दों के बाद अंदर से जगमोहन के चीखने की आवाज़ें आने लगीं, ऐसी जैसे वह किसी असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो। इन आवाज़ों को सुनकर हम सब घबरा गए। बिरजू, बिरजू, वह बुरी तरह दरवाज़ा पीटती हुई चिल्लाई। अंदर से उभरने वाली चीखें तेज़ और तेज़ होती चली गई। विभा ने जल्दी से चीख कर दरवाज़ा तोड़ डालने के लिए कहा और सैम भी पीछे हटकर अपने कंधे की ज़बरदस्त चोट दरवाजे पर की। मैं, मधु और आरती भी उसकी मदद करने लगे। अंदर से ऐसी चीखें उभर रही थी जैसे जगमोहन को किसी ने आग की भट्टी में डाल दिया हो। 5 मिनट बाद चौखट से टूटकर बंद दरवाज़ा धड़ाम से कमरे में गिरा। हम सब एक तेज़ झोंके में कमरे के अंदर दाखिल हो गए। बड़ी मुश्किल से हम सब ने खुद को गिरने से बचाया था और जगमोहन पर दृष्टि पड़ते ही हमारे हलकों से चीखें उबल पड़ी। इस बार चीख विभा के कंठ से भी निकल गई थी। सबसे ज़बरदस्त और भयानक चीख आरती की थी। हम सब हक्के बक्के रह गए। जड़वत से जहाँ के तहाँ चेहरे पर खौफ और आंखों में डर लिए जगमोहन की तरफ देखते ही रह गए। हम और हमारी इस अवस्था की वजह जगमोहन की अवस्था थी। चीखता हुआ वह सारे कमरे में भागा भागा फिर रहा था। उसके सारे जिस्म से ढेरों पसीना फूट रहा था। वह इस तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने कपड़े फाड़ रहा था जैसे किसी दहकती भट्टी में पड़ा हो, जिस्म पर मोटे मोटे फपोले पड़ने लगे थे, इस तरह कि जैसे उसे किसी ने उबलते पानी में डाल दिया हो। बिरजू, बिरजू, उसी तरफ दौड़ती हुई विभा चीखी। उसे पकड़कर झंझोड़ती हुई चिल्लाई, कि तुम्हें क्या हुआ है? बोलो, प्लीज़ बोलो बिरजू। मुझे एक इंजेक्शन, एक शब्द उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। लगाया गया है। मैं 3.5 घंटे बाद मर जाऊंगा। आ आ मुझे छोड़ दो, बहुत गर्मी लग रही है, सारा शरीर जल रहा है। किसने? विभा चीखी। तुम्हें इंजेक्शन किसने लगाया? च- त- त- प- प- र- ब- क- क- दा- स- क- और बस। भाभा करते हुए जगमोहन की ज़ुबान ऐंठती चली गई। ज़ुबान के साथ ही सारा शरीर भी कुछ इस तरह जैसे
कोई अदृश्य ताकत उसके सारे जिस्म को वैसे अंदाज में मरोड़ रही हो जैसे कपड़ा निचोड़ने के लिए मरोड़ा जाता है। विवाह स्वयं ही छिटक कर दूर जा गिरी। बिरजू के कण से मर्मांतक चीखें निकलने लगी। उसका सारा जिस्म घूम कर फर्श पर गिर पड़ा। थरथराते हुए अपने स्थानों पर खड़े हम भी देखने के अलावा उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। फर्श पर पड़ा वह ठीक उसी तरह तड़प रहा था जैसे सूखी रेत पर पड़ी मछली तड़पा करती है। हम महसूस कर रहे थे कि कोई अदृश्य ताकत उसे मरोड़ रही है। हाथ पांव उंगलियां और लगभग सारा शरीर ही ऐंठ गया था। जिस्म पर फूट फूट कर उभरने वाले फफोलों की संख्या बढ़ गई थी। कुछ फफोले फूट चुके थे और उन फूटे फफोलों से गंदा पानी बह रहा था। कुछ ही देर के बाद उसने तड़पना बंद कर दिया। जिसम एकदम निश्चल होकर फर्श पर अकड़ा पड़ा रहा। हमारे देखते ही देखते जगमोहन मर चुका था, किंतु शायद नहीं। मेरा उस वक्त का अनुमान गलत था। वो मरा नहीं था। उसकी पलकों को झपकते मैंने अपनी आंखों से देखा था। बिरजू, बिरजू! मेवा दौड़कर उसके नज़दीक पहुंची। वह लाश के समान पड़ा रहा। क्या तुम बोल सकते हो बिस्टर? बोलो, क्या तुम सुन सकते हो? पलके झपकाने के अलावा जैसे जगमोहन कुछ भी नहीं कर पा सकता था। और सच्चाई थी भी यही। पलकों के अलावा कोई भी इंद्री उसके अपने वश में नहीं थी। वह न शायद सुन सकता था, न देख सकता था, न बोल सकता था। निर्विकार भाव से वह सिर्फ पलके झपका सकता था, और वही कर भी रहा था। इस ठोस हकीकत को जानने के बाद विभा उसके समीप से उठी और दौड़कर दूसरे कमरे में रखे फ़ोन के नज़दीक पहुंची। नंबर डायल किए। पहला फ़ोन उसने हरिकेश बहादुर अस्पताल के मुख्य डॉक्टर को किया था, दूसरा एसएसपी पुलिस को। 30 मिनट के अंदर ही वहाँ दोनों अपने दल बल सहित पहुँच गए। एसएसपी साहब के साथ पुलिस थी, मुख्य डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस तथा अन्य कई जूनियर डॉक्टर्स। फ़ोन करने और उन लोगों के आने के बीच में विभा मेज़ पर पड़े कागज़ और खुले हुए पेन को देख चुकी थी। कागज़ पर वही पहेली बनी हुई थी। विभा ने जगमोहन के जिस्म पर चीथड़ों की शक्ल में झूल रहे कपड़ों की जेबें भी टटोली थी, परंतु उनमें से कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली थी जिसका यहाँ उल्लेख किया जाए। एसएसपी महोदय जगमोहन को उस अवस्था में देखकर चकित रह गए थे। उस वक्त तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्हें विभा ने सारी वारदात सुनाई। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि विभा ने जगमोहन के अंतिम शब्दों का उनसे कोई जिक्र नहीं किया था। मुख्य चिकित्सक ने वही चेक करके बताया। फिलहाल मिस्टर जगमोहन जीवित है, परंतु क्या डॉक्टर? इन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। हत्यारे द्वारा निश्चित किए गए समय बाद ये खुद मर जाएंगे। क्या मतलब? एक इंजेक्शन का नाम है टाइम डेथ। इन्हें वही इंजेक्शन लगाया गया है। इंजेक्शन कहीं मिलता नहीं है। मुझे तो हैरत है कि हत्यारे के पास आखिर वह कहाँ से आ गया। हत्यारा अपने काम की चीज़ें प्राप्त कर लेता डॉक्टर, एसएसपी बोले। कहा नहीं जा सकता कि इंजेक्शन इन्हें किस समय लगाया गया है। इंजेक्शन लगने के 1 से 1.25 घंटे के बाद जहर इंसान के जिस्म में दौड़ रहे खून में पूरी तरह मिल जाता है, और पूरी तरह घुलने के तुरंत बाद ही वह खून को बुरी तरह उबाल डालता है। इंसान को ज़बरदस्त गर्मी लगने लगती है, जिसमें से बेशुमार पसीना छूटने लगता है। ऐसा महसूस देता है जैसे जिस्म के अंदर आग लग गई हो, और फिर खून के उसी उबाल की वजह से सारे जिस्म पर ये फफोले पड़ जाते हैं। फफोलों के 5 से 7 मिनट के बाद जिस्म ऐंठने लगता है। ज़ुबान तक ऐंठ जाती है। इंसान ऐसे महसूस करता है जैसे उसे अंदर से मरोड़ा जा रहा हो। इसके 2 मिनट बाद ही वह गिर जाता है। सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। पलके झपकाने के अलावा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, नब्ज़ और दिल ज़रूर क्रियाशील रहता है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर लोग कहते हैं कि मरीज़ अभी तक जीवित है। मगर ये हम डॉक्टर लोग कहते हैं कि मरीज़ अभी तक जीवित है, मगर सच्चाई तो यह है कि इस अवस्था में मरीज़ जीवित लाश से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी ये कितनी देर तक इस अवस्था में रह सकेगा? इंजेक्शन लगने के 3.5 घंटे बाद नब्ज़ रुक जाती है, दिल धड़कना बंद हो जाता है, नाखून और बाल बढ़ने बंद हो जाते हैं। इस अवस्था को हम डॉक्टर लोग मृत्यु कहते हैं। 3.5 घंटे। विभा के ओठों से भभकता सा सर निकला। उसका चेहरा कनपटियों तक लाल सुर्ख हो गया था। रिस्ट वॉच पर नज़र डालती हुई विभा बोली, मेरे ख्याल से इसे इंजेक्शन 1 बजे के करीब लगाया गया। आपकी थ्योरी के मुताबिक 4:30 बजे तक ये इसी अवस्था में रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। इस बीच भी ये लाश के समान ही रहेगा। जी हाँ। क्या टाइम डेथ इंजेक्शन के असर को काटने वाली अब तक कोई दवा नहीं बनी है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है बहुरानी की नहीं। तो क्या आप इस बीच जगमोहन को बचाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे? जब तक मरीज़ मर नहीं जाता बहुरानी, तब तक उसे मौत के मुंह से निकालकर ज़िंदगी के हाथों में सौंपने की कोशिश करते रहने ही हम डॉक्टरों का धर्म और कर्तव्य है। भले ही जानते हो कि हम कामयाब नहीं होंगे, उसी धर्म और कर्तव्य का पालन हमें इस जीवित लाश की धड़कने चलने तक करना है। तो समय बर्बाद मत कीजिए डॉक्टर, इसे ले जाइए। ब्लड टेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। इस खतरनाक इंजेक्शन की काट दुनिया में होनी चाहिए
डॉक्टर, इसी कार्ड का आविष्कार करने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। जगमोहन का जिस्म वहाँ से उठाकर एम्बुलेंस पर रखवाया गया। डॉक्टरों का काफिला उसे लेकर अस्पताल की तरफ चला गया। विभा ने एसएसपी से कहा, क्या बागड़ी का कुछ पता लगा? अभी तो कहीं से रिपोर्ट भी नहीं आई है। आप जितनी कोशिश कर सकते हैं एसएसपी साहब कीजिए। हत्यारे का अगला शिकार मनीराम बागड़ी है और वही उसका अंतिम शिकारी भी है। यदि हत्यारा उसकी भी हत्या करने में कामयाब हो गया तो समझो कि वो हमारी पकड़ से बहुत दूर निकल जाएगा। पुलिस एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। पता लगते ही हमें सूचित कीजिएगा। कहने के बाद विभा ने उससे विदा ली और हम तीनों पुनः मंदिर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में काफ़ी देर तक कार के अंदर खामोशी छाई रही। हमारी आंखों के सामने अभी तक जगमोहन के तड़पने का दृश्य चकरा रहा था। एकाएक मैंने उस तनावपूर्ण सन्नाटे को भंग करने की गर्ज से सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है विभा की पुलिस मनीराम बागड़ी को तलाश कर लेगी? मैं एक बार फिर कहती हूँ वेद कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ और तुम्हारे सवाल का जवाब देना भविष्यवाणी करना ही होगा। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकती हूँ तो यह करती हूँ कि मनीराम बागड़ी तक पहुँचने में चाहे हत्यारा सफल हो या पुलिस, लेकिन हत्यारा किसी भी सूरत में मेरी पकड़ से नहीं बच सकता। अगर उसने बागड़ी को भी ख़त्म कर दिया तो सामने वाला भले ही 1000 रास्ते बंद कर दे, किंतु निकलने वाले रास्ते निकाल ही लेते हैं वेद। इस विभा के सर में मैं अजीब सी दृढ़ता महसूस कर रहा था। हत्यारे ने टिंगू को मेरे पास भेजा। बिरजू को इंजेक्शन लगाने के बाद जानबूझकर मेरी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ा गया। इन दो घटनाओं से लगता है हत्यारा मुझे चुनौती दे रहा है। चुनौतियाँ दे देकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। जगमोहन ने रेत पर पड़ी मछली के समान दम तोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। शायद हत्यारा ऐसे हालातों के ज़रिए ये कहना चाहता है कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। वही होगा जो वो चाहेगा। अगर ये उसकी चुनौती है तो तुम्हारी विभा भी इस चुनौती को स्वीकार करती है दोस्त। अब तक आक्रमण जिसमें फंसकर वह साहब खुद ही अपनी केचुली बदल देगा। विभा के शब्दों का अर्थ मैं ठीक से समझा नहीं था, फिर भी कोई सवाल नहीं किया। अगर सच लिखा जाए तो वो ये है कि उस विभा से कोई सवाल करने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। इस वक्त उसकी मुद्रा ही इतनी कठोर थी कि मैंने उससे कोई भी सवाल करना ठीक नहीं समझा। उस ऑफिस नुमा कमरे में पहुंचते ही विभा कुर्सी पर बैठी। हमने अपनी कुर्सियों पर बैठकर अभी पहली सांस भी नहीं ली थी कि विभा ने किसी से संबंध स्थापित करके कहा, हेलो वकील साहब। हाँ बहू रानी, क्या रहा? दूसरी तरफ से कहा गया, अभी तक तो कुछ नहीं रहा, शायद कल। कल? विभा अचानक उत्तेजित होकर चीख पड़ी, आखिर कितनी कल करेंगे आप? यहाँ हत्यारे के हौसले इतने बढ़ गए कि वह कत्ल किया जा रहा है। सॉरी बहू रानी, सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा वकील साहब। मैं पहली बार विभा को इतने गुस्से में देख रहा था। एक नई एप्लीकेशन लिखिए। उस पहेली से संबंधित एक और हत्या हो गई है। मजिस्ट्रेट से कहिए कि वे कब तक जंदालपुरम में इस किस्म की हत्याएं कराते रहेंगे। मैं कल पूरी कोशिश करूंगा बहू रानी। कल उस लॉकर को तोड़ डालने के आदेश जारी होने ही चाहिए। और यदि कल भी आप इन हत्याओं के बावजूद अदालती ऑर्डर निकलवाने में कामयाब ना हुए तो आप जानते हैं कि हम भी वकील हैं। हमें खुद ही अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट से जिरा करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है बहू रानी कि कल मुझे पूरी कामयाबी मिल जाएगी। कल वो लॉकर टूटना ही चाहिए वकील साहब। अपनी दलीलों से मजिस्ट्रेट को समझाइए कि इन हत्याओं का हत्यारा उस लॉकर में बंद है। जब तक लॉकर नहीं टूटेगा तब तक न केवल यूं ही दंदनाता रहेगा बल्कि इसी तरह हर रोज़ निर्मम हत्याएं करता रहेगा। कहने के बाद उसने दूसरी तरफ से बोलने वाले वकील का उत्तर सुने बिना रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। कुर्सी की पुष्ट से पीठ टकाकर विभा पूरी तरह हाँफने लगी थी। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि विभा ने फ़ोन पर ये बातें किससे की हैं। जंदलपुरम में होने वाली हत्याओं का किसी लॉकर से क्या संबंध है आदि। आपके दिमाग में अनेक सवाल चकरा रहे होंगे और उस समय स्वयं हमारे दिमागों में भी वही सवाल चकरा रहे थे। चाहने के उपरांत भी वह अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सका और सवाल किया, ये फ़ोन पर तुम किससे बातें कर रही थी विभा? अपने वकील से, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये नहीं समझा कि तुम्हारी बातों का आखिर मकसद क्या था। तुम अदालत से कौन से लॉकर को तोड़ डालने के आदेश जारी करवाना चाहती हो? होने वाली हत्याओं से किसी लॉकर का क्या संबंध है? तुमने एक वाक्य बोला था कि उसी लॉकर में हत्यारा बंद है। आखिर कैसा लॉकर है और कितना बड़ा लॉकर है जिसमें हत्यारा बंद हो सकता है? उसने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब कल तक मिल जाएगा। उस वक्त करीब 11:30 बजे थे जब भुर्राट सफ़ेद बालों वाले अधेड़ आयु के एक वकील ने कमरे में प्रवेश किया। वकील के लंबे तगड़े और हष्ट पुष्ट जिस्म पर सफ़ेद पतलून और काला कोट था। उसका चेहरा चौड़ा, रंग गोरा और नाक मोटी थी। मोटी नाक पर काली कमानी वाले मोटे लेंसों का चश्मा रखा था। कुल मिलाकर वकील को आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक कहा जा सकता था।
उससे हुई वार्ता से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बाद भी पिछले दिन जगमोहन और बिरजू को 4:30 बजे के बाद जीवित नहीं रखा जा सका था। श्रीकांत ने रिपोर्ट दी थी कि वह बराबर महेंद्रपाल सोनी की निगरानी कर रहा है। जिंगारू ने उससे किसी भी जरिए से संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। उधर वकील के आने से 5 मिनट पूर्व की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस त्रिवेदी या मनीराम बागड़ी में से किसी को भी तलाश नहीं कर पाई थी। मनीराम बागड़ी की भी लाश कहीं नहीं मिली थी। वकील के कमरे में प्रविष्ट होते ही विभा ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। बहुत ही अधीरतापूर्वक बोली, क्या रहा वकील साहब, आदेश जारी हो गए। कहने के साथ ही अदालत के हुक्म की नकल वकील ने मेज़ पर रख दी। गुड, कहती हुई विभा ने लगभग झपट कर कागज़ उठा लिया। पढ़ने लगी। अत्यधिक उत्साह के कारण ना तो वह स्वयं बैठी थी और ना ही वकील से बैठने के लिए कहा था। अदालत के हुक्मों को वह पढ़ती से बैठने के लिए कहा सॉरी अदालत के हुक्मों को वह पढ़ती ही चली गई। पूरा पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा चमक उठा। बोली, वेरी गुड, यह आदेश तो आज ही के लिए है। जी हाँ। क्या इसकी नकल बैंक और पुलिस अधिकारियों पर पहुंच गई है? जी हाँ, मैं इधर आया हूँ। फैसले की नकल लेकर अदालत के आदमी उनके पास पहुंच गए होंगे। आपके ख्याल से आज लॉकर किस वक्त तक टूट जाएगा? जी 1:30 बजे तक। विभा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और अचानक ही मुझसे संबोधित होकर बोली, कल तुम वकील और लॉकर से संबंधित जो सवाल कर रहे थे वेद, अब मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब दे सकती हूँ। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। दरअसल बहुत पहले ही मैंने वह पहेली हल कर ली थी, जिसे हल न कर पाने की सूरत में अनूप को आत्महत्या कर लेनी पड़ी, या जोगा तथा बिरजू को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। ये तुम क्या कह रही हो? हम इस तरह उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अगर तुमने ये सोचा था कि मैं उस पहेली को भूली हुई हूँ या अत्यधिक व्यस्तता के कारण उसे हल नहीं कर रही हूँ, तो ये तुम्हारी भूल ही थी। विभा ने कहा, जिस पहेली को हल कर पाने की सूरत में उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिस पहेली को हत्यारा अपने प्रत्येक शिकार से हल करवाना चाहता है, ज़रा सोचो कि उस पहेली का इस केस से कितना गहरा संबंध होगा। और फिर ये सोचो कि मैं, जिसने इस केस को हल करने की कसम खाई है, क्या उस पहेली को इतने समय तक डिले करूँगी? कभी नहीं वेद। तुमने पहेली कब हल की? उनकी मृत्यु वाली रात ही को। लेकिन तुमने बताया नहीं। उसकी मैंने ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन उस पहेली का हल आखिर है क्या? कमरे से तुम्हारे जाते ही मैं उस पहेली को लेकर बैठ गई और सच मानना अपने पास ही रिवॉल्वर भी रख लिया। मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि इस पहेली को 3.5 घंटे में हल करूँगी और ना कर सकी तो उनकी तरह आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन जब लेकर बैठी तो केवल 30 मिनट में हल कर दी। 30 मिनट में? हाँ, पहेली चीज़ ही ऐसी होती है कि यदि समझ में आए तो 1 मिनट में आ जाए, ना आए तो 7 जन्म भी समझ में ना आए। इसमें शक नहीं कि पहेली का हल हमें हत्यारे तक पहुँचा देगा। तो फिर अब तक हत्यारा तुम्हारी पकड़ से दूर क्यों है? बताती हूँ। कहने के साथ ही विभा ने दराज से एक कागज़ निकालकर मेरे सामने मेज़ पर फैला दिया। उस कागज़ पर वही पहेली बनी हुई थी। बोली, अब ज़रा ध्यान से इस पहेली को देखो। सबसे बड़े त्रिभुज को घेरे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एस बना हुआ है। इतना तो मैं भी समझ गया था। इस एस का क्या मतलब है? स्टेट बैंक। ये क्या बात हुई? मैं बोला, एस से हम स्टेट बैंक ही क्यों बनाएं? ऐसे तो अनगिनत शब्द बन सकते हैं। लेकिन इस एस के अंदर 6 छोटे छोटे व्रत बने हुए हैं। ये व्रत भरे हुए हैं। केवल प्रत्येक व्रत के केंद्र से निचले सिरे तक एक साफ और सीधी रेखा नज़र आ रही है। बेशक, लेकिन इन व्रतों से क्या अर्थ निकलता है? अब ज़रा स्टेट बैंक का चिन्ह याद करो। ओह, मेरे मस्तिष्क की नसें खुलती चली गई। स्टेट बैंक का चिन्ह यही है, यानी एक भरा हुआ व्रत। व्रत के केंद्र से निकली हुई एक सरल रेखा व्रत का भरा हुआ भाग का प्रतीक है, और केंद्र से निकली रेखा अंधेरे का प्रतीक है, और केंद्र से निकली रेखा प्रकाश का। ये चिन्ह कहता है कि अंधेरे में प्रकाश की किरण, यानी स्टेट बैंक। गुड। ये चिन्ह बताता है कि इसका मतलब केवल स्टेट बैंक के अन्य कुछ नहीं। आगे त्रिभुज के अन्य बाईं तरफ लिखा है शस्त्र, दाई तरफ श छ व श, यानी नंबर। कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ स्टेट बैंक और नंबर आ गया, वहाँ एल का मतलब लॉकर ही हो सकता है। यानी अब हमारे पास शब्द इकट्ठे हो गए, स्टेट बैंक, लॉकर, नंबर। लेकिन नंबर तो कहीं लिखा नहीं है। ये त्रिभुज क्या है? मतलब तुम्हारे सामने फिगर है, एक बड़े त्रिभुज के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे त्रिभुज। ज़रा इन त्रिभुजों को गिनो और गिनकर जल्दी से बताओ कि ये कितने त्रिभुज हैं। मैं इन त्रिभुजों को गिनने लगा। मेरे अलावा मधु भी गिन रही थी। विभा आराम से अपनी कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गई। गिनने के बाद मधु ने कहा, 12। विभा के होठों पर भरवसी मुस्कान उभर आई। बोली, इतनी जल्दी मत करो मधु बहन, मुझे आधा घंटा इन्हीं त्रिभुजों को गिनने में लगा था। यही कह सकती हूँ तुमने बताए हैं, वास्तव में ये उससे दुगने तिगुने से
मैं अभी तक गिन रहा था। मधु भी पुनः लगी थी। त्रिभुजों को गिनता गिनता मैं हर बार चक्कर में आ जाता। दरअसल मैं जिधर देखता वहीं मुझे एक नया त्रिभुज नजर आता। जब मुझे लगा कि मैं सारे त्रिभुज गिन चुका हूँ और अब कोई भी नहीं बचा तो बोला, 31। अभी तो तुम आसपास भी नहीं पहुँचे हो दोस्त। तब फिर तुम ही बताओ। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, 31 से ज़्यादा नहीं गिने गए। ये 47 त्रिभुज है। 47? मेरे मुंह से अविश्वसनीय स्वर निकल पड़ा। हाँ, पूरे 47। किस तरह, क्या तुम गिनवा सकती हो? ज़रूर। कहने के बाद वह कागज़ पर झुकी और फिर उस आकृति में बने त्रिभुज गिनवाने लगी। जैसे जैसे वह गिनवाती जा रही थी, 31 के बाद वह ऐसे ऐसे त्रिभुज गिनवाने लगी जो दरअसल मुझे नज़र नहीं आए थे, और उसने मुझे पूरे 47 त्रिभुज गिनवा दिए। जब मैंने स्वीकार कर लिया तो बोली, अब पूरा मतलब ये निकला, स्टेट बैंक लॉकर नंबर 47। वेरी गुड। लेकिन इससे क्या लाभ हुआ? इस पहेली से जो मतलब निकलता है उससे जाहिर है कि किसी ने अपने उत्तराधिकारी को सांकेतिक भाषा में अपना लॉकर नंबर बताया। निश्चय ही इस लॉकर में उस उत्तराधिकारी के लाभ की कोई वस्तु होगी। लॉकर में तो आमतौर से लोग जेवर गहने आदि ही रखते हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी रख सकते हैं। कोई वसीयत या किसी किस्म के ज़रूरी कागजात। हाँ, ये तय है कि प्रत्येक व्यक्ति लॉकर में अपनी अमूल्य वस्तु रखता है। वही अमूल्य वस्तु वे अपने अपने उत्तराधिकारी को सौंपना चाहता है। इस पहेली का हल भी यही रहा है। अब हम हत्यारे पर आते हैं, क्योंकि हत्यारा इस पहेली को हल न करने वाली की हत्या कर देता है। जाहिर है कि पहेली को वो स्वयं भी हल नहीं कर सका था। यदि कर चुका होता तो अब तक लॉकर तक पहुंच चुका होता और किसी से इसका हल न पूछता। हत्यारे के कृत्य से यह भी जाहिर है कि उसके किसी अभिभावक ने उसे इस रूप में अपना लॉकर नंबर बताया, परंतु वो समझ नहीं सका और इसी झुंझलाहट में कत्ल पर कत्ल करने लगा। लेकिन स्टेट बैंक की लाखों शाखाएं हैं, फिर ये कैसे समझा जाए कि ये लॉकर नंबर कौन सी शाखा का है? तुमने एक अच्छा सवाल किया है, विभा बोली। यही प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी, मगर फिर मैंने सोचा कि जहाँ घटनाएं घट रही हैं उसी जगह के स्टेट बैंक को चेक किया जाए। जंदलपुरम में स्टेट बैंक की केवल 4 शाखाएं, 2 में लॉकर नहीं और 2 में हैं। जिन 2 में हैं, हमारा वकील उनमें से एक के मैनेजर से मिला। पता लगा कि लॉकर नंबर 47 का मालिक कोई सुब्रतो मुखर्जी है, जो नियम पूर्वक हर महीने अपने लॉकर खोलने आता है। वकील दूसरे बैंक के मैनेजर से मिला। पता चला कि पिछले 4 साल से लॉकर किसी बंकम दास के नाम है, परंतु वह पिछले 4 साल से लॉकर खोलने नहीं आया। बस ये पॉइंट इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि पहेली का संकेत इसी लॉकर की तरफ है। वेरी गुड। मेरे मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। बंकम दास पास के पहाड़ी गांव चंदनपुर का रहने वाला था। बैंक के रजिस्टर में उसका पूरा पता दर्ज है, जिसके आधार पर बैंक के आदमी ने चंदनपुर जाकर बंकम दास की खैर खबर ली। पता लगा कि 4 साल पहले किसी दुर्घटना में बंकम दास और उसका सारा परिवार मर चुका है। बैंक परिवार के किसी वारिस को ढूंढने में नाकामयाब रहा और हमारे पास लॉकर की चाबी भी नहीं है। बिन चाबी के लॉकर खुल नहीं सकता, सिर्फ टूट सकता है। और लॉकर तोड़वाने में तो लॉकर के असली मालिक को भी दांतों पसीना आ जाता है, जबकि हमारा तो ये लॉकर भी नहीं है। इसलिए हमारे द्वारा लॉकर को तोड़वाना बेहद कठिन काम था। किसी का लॉकर बैंक वाले भी बिना अदालत के आदेश के नहीं तोड़ सकते। हमें उम्मीद थी कि लॉकर में ऐसी कोई ना कोई वस्तु ज़रूर होगी जो वर्तमान केस के हत्यारे पर प्रकाश डालेगी, इसलिए लॉकर तोड़वाना ज़रूरी था। हमने अपने वकील को इसी काम पर लगा दिया। ये तभी से अदालत से ये आदेश प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, आज सफल हुए हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से सफलता मिली है बहू रानी, वकील बोला। माननीय मजिस्ट्रेट ने आदेश तभी जारी किया जब मैं उन्हें ठीक से इस पहेली का हल और ये समझाने में कामयाब हुआ कि लॉकर नंबर 47 का संकेत इसी शाखा के लॉकर नंबर 47 से है, और इस पहेली के चक्कर में कत्ल पर कत्ल हुए चले जा रहे हैं। यदि लॉकर को तोड़ कर ना देखा गया कि इसमें क्या है तो अभी और कत्ल होंगे। लेकिन बंकम दास ने अपने उत्तराधिकारी को लॉकर नंबर इस पहेली के जरिए ही क्यों बताया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके अभी हमें जवाब खोजने हैं, विभा ने कहा। अगला दृश्य। स्टेट बैंक की शंकर स्ट्रीट पर स्थित शाखा के अंदर अंडरग्राउंड लॉकर हॉल में इस वक्त मैं, मधु, विभा, वकील, आईजी पुलिस, बैंक मैनेजर, बैंक चेयरमैन, मजिस्ट्रेट महोदय, 2 आम जनता से लिए गए व्यक्ति और गोदरेज कंपनी से आए लॉकर तोड़ने वाले कर्मचारी थे। सबकी सहमति से लॉकर नंबर 47 तोड़ा जाने लगा। ये सोच सोच कर मेरा दिल धड़क रहा था कि आखिर इस लॉकर में क्या निकलेगा। जो भी निकलेगा, क्या वह वर्तमान केस पर कोई रोशनी डाल सकेगा? कुछ ही देर में लॉकर टूट गया। उसके अंदर से एक पुड़िया निकाली गई जिसमें 20 जगमगाते हुए हीरे थे। उनके अलावा कुछ नहीं था। उनके अलावा एक नेकलेस चांदी का बना हुआ था और उसमें जगह जगह कीमती हीरे जड़े हुए थे। नेकलेस को देखकर विभा की आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़ती चली गई, जबकि आईजी साहब अचानक ही चौंक कर कह उठे, अरे
ये हीरे तो सर्राफ शिखरचंद जैन के हैं। कौन शिखरचंद जैन? विभा ने चौंक कर पूछा। महानगर के माने हुए रईस हैं। इन हीरो की कीमत शिखर ने इन्हें चोरी कर लिया था। विभा की आंखें चमकने लगी, बोली, पहले यहाँ की कार्रवाई निपट जाए आईजी साहब, उसके बाद हम आराम से बैठकर इस बारे में बातें करेंगे। आईजी साहब ने आगे बढ़कर मजिस्ट्रेट महोदय से कहा, लॉकर से निकला हुआ ये सामान वर्तमान केस की छानबीन के लिए कुछ दिनों के लिए पुलिस को चाहिए। आप सामान का पंचनामा तैयार करके इन सब गवाहों के सामने ये सामान पुलिस कस्टडी में देने की कृपा करें। मजिस्ट्रेट महोदय ने यह अपील स्वीकार कर ली। पंचनामे के बाद हीरे और नेकलेस आईजी साहब को सौंप दिए गए। आईजी साहब पुलिस हमारी गाड़ी में विवाह के समीप अगली सीट पर बैठे थे। मैं और मधु पिछली सीट पर थे। कार के आगे पीछे इस वक्त पुलिस मैनों से भरी 2 जीपें चल रही थीं। हम सर्राफ शिखरचंद जैन से मिलने महानगर जा रहे थे। अन्य लोगों को विदा करके बैंक से हम सीधे महानगर के लिए रवाना हो गए थे। काफ़ी देर से छाई खामोशी को तोड़ती हुई विभा ने आईजी से सवाल किया, इन हीरों को देखते ही आपने कैसे कह दिया कि ये शिखरचंद जैन के हैं? मेरे इस पद पर रहते यही एक ऐसा अपराध हुआ था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इस अपराध में ऐसी क्या खास बात थी? सबसे पहली तो यही कि ये हीरे 5 लाख के थे। इतनी बड़ी रकम के हीरे चोरी हो जाना ही काफ़ी सनसनीखेज था। शिखरचंद जैन की महानगर में तूती बोलती है। उन्होंने अखबार वालों को पैसे दे देकर पुलिस विभाग पर कीचड़ उछलवानी शुरू कर दी। पुलिस इन हीरो के चोरों का पता नहीं लगा पा रही थी और बस पुलिस की इसी नाकामी पर बुरी तरह हो हल्ला मच गया। शिखरचंद जैन के संबंध सीधे केंद्रीय मंत्रियों से भी हैं और इसी वजह से कई मंत्रियों के फ़ोन सीधे मेरे पास आए। आप तो जानती ही हैं कि हम जैसे अधिकारियों से मंत्रियों की बात करने और आदेश देने का ढंग क्या होता है। उस वक्त तो ये लोग बिल्कुल चिढ़ी जाते हैं, जबकि पूरी कोशिश के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही हो। संक्षेप में आप इतना समझ लीजिए कि कई मंत्रियों ने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि अगर शिखरचंद जैन के हीरे नहीं मिले तो मैं अपने पद पर बना नहीं रह सकूँगा। इसलिए ये चोरी का केस मुझे खुद देखना पड़ा। अपनी तफ्तीश मैंने सबसे पहले शिखरचंद के यहाँ से ही शुरू की। हीरे उनके घर से ही गायब हुए थे। सबसे पहले मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ से चोरों के निशानवादी उठाए। उसके बाद शिखरचंद से कहा कि क्या वे हमें अपने हीरो की पहचान बता सकते हैं ताकि कहीं मिलने पर पहचाने जा सके। जब उन्होंने हमें 2 फोटोग्राफ्स दिए, एक फ़ोटोग्राफ सभी हीरो का था जो संख्या में 20 थे। फ़ोटो कुछ इस ढंग से लिया गया था कि 20 हीरो को अलग अलग बड़ी आसानी से गिना जा सकता था। दूसरे फोटोग्राफ में उनमें से एक हीरे का बहुत बड़ा फ़ोटो था। उसमें हीरे की बनावट बिल्कुल स्पष्ट देखी जा सकती थी और शिखरचंद जैन ने बताया था कि इन हीरों की विशेषता यही है कि ये 20 के 20 हूबहू एक ही बनावट के हैं, जैसे प्रकृति ने इन्हें एक ही ढाल में ढाला हो। मैंने हीरे की बनावट और प्रत्येक कटाव अच्छी तरह दिमाग में बैठा लिया। ओह, तो इसलिए आपने हीरो को देखते ही पहचान लिया? जी हाँ, उन हीरों को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने न केवल मेरा ट्रांसफ़र करा दिया था बल्कि मेरे कैरियर पर लापरवाही तथा अकर्मठता का दाग भी लगा दिया था। दाग? जी हाँ, आईजी महोदय ने बताया। घटनास्थल से हमें 5 व्यक्तियों के निशान मिले, जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चोरों की संख्या 5 थी। वे निशान मैंने महानगर के एक एक चोर से मिला लिए। सर्राफे में पता नहीं कितने मुखबिर छोड़े। गर्ज ये है कि 1 महीने तक हम अपनी सभी कोशिशों के बावजूद भी ना तो चोरों को ही तलाश कर सके, न एक भी हीरे को। फाइल बंद कर देनी पड़ी। परिणाम स्वरूप ऊपर से मुझ पर लापरवाही तथा अकर्मठता का आरोप लगाकर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरी आंखों के सामने यही हीरे चमकते रहे। अभी 1 ही वर्ष हुआ है कि संयोग से मेरा ट्रांसफ़र पुनः यहाँ हो गया और संयोग से आज ये हीरा आपको मिल गए। हाँ, मैं इसे संयोग ही कहूँगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कुदरत कभी ऐसे चमत्कारिक ढंग से ये हीरे मेरे ही सामने ला पटकेगी और मैं अपने करैक्टर पर लगे दाग को किसी हद तक साफ कर सकूँगा। लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हो सका है बहू रानी। ना कभी कोई उस पहेली को हल कर पाता, ना कभी कोई उस लॉकर को तोड़वाने के लिए इतनी जद्दोजहद करता और ना ही मेरा नसीब जागता। हमने तो अपना केस हल करने के लिए लॉकर तोड़वाया था। मुझे अफसोस है कि लॉकर टूटने से आपको कोई विशेष मदद नहीं मिली, लेकिन आपकी वजह से हमें जो मिला है उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आपने ये कैसे समझ लिया कि लॉकर के टूटने से हमें कोई मदद नहीं मिली है? क्या मतलब? दरअसल आपका 4 साल पहले का केस हमारे वर्तमान केस से जुड़ गया है। आप ये क्या कह रही हैं? हम समझे नहीं। क्या आप इन हीरो को चुराने वाले मुजरिमों के नाम बता सकते हैं? उनमें से एक तो वही होना चाहिए जिसके नाम से ये लॉकर था, यानी बंकम दास। बाकी 4? आईजी साहब उलझ गए। बाकी 4 का नाम अभी कैसे जान सकते हैं? शायद मैं बता सकती हूँ। आप? आईजी साहब ने चौंक कर विभा की तरफ देखा। जी हाँ। आपने अपने वाक्य में शायद शब्द लगाया। इस शायद से क्या मतलब? यह कि फ़िलहाल मैं अपना अनुमान पेश कर सकती हूँ, पुष्टि थोड़ी सी जांच के बाद हो सकेगी। कैसी जांच? आपको इन हीरो की चोरी से संबंधित फाइल रिकॉर्ड से निकालनी होगी। उनमें से उन पाँचों चोरों के फिंगरप्रिंट्स आदि चिन्ह होंगे।
उन्हें उन आदमियों से मिलाने भर की देर है जिन पर मुझे शक है। आपको किन लोगों पर शक है? उन्हीं लोगों पर जिनके वर्तमान केस में मर्डर हो रहे हैं, यानी अनूप जोगा उर्फ इकबाल गजनवी, जगमोहन उर्फ बिरजू, चौथे का नाम है टिंगू उर्फ मनीराम बागड़ी। ये आप क्या कह रही हैं? आईजी साहब चकित रह गए। भला अनूप बाबू हीरो की चोरी में क्यों शामिल होंगे? ये हीरे केवल 5 लाख के हैं। उनके लिए 5 लाख भला मायने क्या रखते थे? अगर सच पूछा जाए तो अनूप बाबू शिखरचंद जैन जैसे सैकड़ों सेठों को खरीद कर डाल दें। विभा के होठों पर बड़ी फीकी सी मुस्कान उभरी। बोली, भगवान करे आप ही की बात सच हो, लेकिन जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपका अनुमान यही है तो मैं सच्चे दिल से यही प्रार्थना करूंगा कि अनुमान गलत हो। इन शब्दों से आईजी साहब के मन में अनूप के लिए छुपी श्रद्धा अनावरत होती थी। यह सोचकर विभा धीमे से मुस्कुरा उठी। बोली, लॉकर में से हीरो के साथ एक नेकलेस भी मिला है। हाँ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम समझे नहीं। विभा ने कहा, नेकलेस पर नज़र पड़ते ही मैं चौंकी थी। वजह यह थी कि नेकलेस पर नज़र पड़ते ही मुझे लगा था कि मैं उसे पहचानती हूँ। लगा कि नेकलेस आज से पहले भी मैंने कहीं देखा है। कहाँ? काफ़ी दिमाग लगाने के बावजूद भी अभी तक याद नहीं आ सका है। अजीब बात है, खुद मुझे भी अपनी बात अजीब सी लग रही है। पता नहीं नेकलेस कहाँ देखा है। जब तक मैं उसे देखती रही तब तक लगता रहा कि बस मुझे याद आने वाला है। लॉकर में से चोरी के हीरे मिलना साबित करता है कि बंकम दास एक चोर था। निश्चय ही ये नेकलेस भी उसने कहीं से चुराया होगा। अगर याद आ जाए तो शायद स्पष्ट हो जाए कि बंकम दास ने इसे कहाँ से चुराया था। आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस भाग दौड़ से फुर्सत मिलने पर ज़रूर करूँगी, विभा ने कहा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी थोड़ी सी मदद ज़रूर करनी होगी। अगर मैं यहाँ अपनी अवस्था का वर्णन करूँ तो वह बड़ी अजीब थी। घटनाएं जिस तेज़ी से, जिस सुलझे हुए अंदाज में आगे बढ़ रही थीं, उनसे मुझे लग रहा था कि शीघ्र ही बुरी तरह उलझा हुआ ये केस सुलझने वाला है। इसकी सारी गुत्थियाँ एक एक करके बिखरने वाली हैं। विभा और आईजी महोदय सारे रास्ते इसी केस के संबंध में बातें करते रहे। मैं और मधु बुद्धिमत्ता से भरे उनके डिस्कशन को सुनते रहे थे। महानगर में दाखिल होने के बाद हमारी कार सीधे सर्राफ शिखरचंद जैन के शानदार बंगले की तरफ बढ़ी और कुछ ही देर बाद हमारी कार बंगले के पोर्च में खड़ी थी और हम उस बंगले के भव्य ड्राइंग रूम में शिखरचंद जैन के सामने बैठे थे। जैन अपने हीरो को देखते ही न केवल पहचान गया बल्कि खुशी से झूम भी उठा। आईजी साहब को उसने लपक कर गले लगा लिया था। कहने लगा, आपने कमाल कर दिया। 4 साल बाद इन हीरो को ढूंढ निकालना वाकई हैरत की बात है। अगर सच पूछा जाए तो मैं अपने हीरो को भूल ही चुका था। भले ही आप भूल गए, लेकिन कम से कम मेरे लिए इन्हें भूलना संभव नहीं था। नाश्ते आदि के बाद जब हम चलने लगे तो जैन ने आईजी से अपने हीरे मांगे। जवाब में आईजी साहब ने कहा, धैर्य रखिए सेठ जी, हीरे आपके हैं और जब मिल ही गए हैं तो अंततः आप ही के पास पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल ये पुलिस कस्टडी में और इस वक्त तो मैं आपसे सिर्फ इनकी शिनाख्त कराने लाया था। वो हो चुकी है। अब हमारा अगला काम इन्हें चुराने वालों का पता लगाना है। ज़रा उन चोरों की शक्ल तो देखें जिन्होंने हमारे बेदाग कैरियर पर धब्बा लगा दिया था। शिखरचंद जैन केवल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वहाँ से हम आईजी साहब के ऑफिस में पहुँचे। 4 साल पहले हुई चोरी से संबंधित फ़ाइल आईजी साहब ने वहीं मंगा ली थी। फाइल में मौजूद फ़ोटोग्राफ से हीरों को मिलाने पर विवाह सहित हम सबको मानना पड़ा कि हीरे वही हैं। फाइल में 5 चोरों के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे। आईजी साहब ने कहा, लाशों का दाह संस्कार करने से पहले पुलिस अपने रिकॉर्ड के लिए मृतक के फिंगरप्रिंट्स आदि रखती है। संबंधित फाइलों में उनकी उंगलियों के निशान भी होंगे जिन पर आपके चोर होने का शक है। पुष्टि करने के लिए अब केवल इन निशानों से मिलना ही बाकी है। जी हाँ, तो वापस जिंदलपुरम चलें? अंततः जिंदलपुरम तो जाना ही है, मगर मैं ये सोच रही थी कि जिंदलपुरम जाने से पहले मैं जयपुर आना चाहिए। जयपुर क्यों? मैं वर्तमान केस के संदिग्ध मुजरिम एहसन त्रिवेदी के पुश्तैनी मकान का निरीक्षण करना चाहती हूँ। ओ श्योर, कहने के साथ ही आईजी साहब उठ खड़े हुए। अगला दृश्य। जयपुर पहुंचने के बाद हमारा काफ़िला सीधा एहसन त्रिवेदी के पुश्तैनी मकान पर पहुंचा। हाँ, मैं उसे काफ़िले ही कहूँगा, क्योंकि हमारी कार प्रत्येक क्षण 2 पुलिस जीपों से घिरी रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे साथ आईजी साहब थे और उनके पास बैंक लॉकर से निकला कीमती सामान। गुलाबी रंग से पुता हुआ मकान 2 मंजिला था। ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा परिवार किराए पर रहता था। किराए पर रहने वाले परिवार का मुखिया LIC विभाग में क्लर्क था और उसका नाम राधेश्याम स्वामी था। मकान के निचले हिस्से में ताला लगा हुआ था। पहले तो इतनी सारी पुलिस और आईजी को देखकर स्वामी घबराई गए, लेकिन जब उसे बताया गया कि वे त्रिवेदी के बारे में पूछताछ करने आए तो कुछ आश्वस्त हुआ। स्वामी ने बताया कि मकान के निचले हिस्से में त्रिवेदी का अपना ताला पड़ा है। बहुत से किराएदारों ने उसे किराए पर लेने की पेशकश की, परंतु इस हिस्से को त्रिवेदी ने कभी किराए पर नहीं उठाया। अपना किराया वह हर महीने मनी ऑर्डर द्वारा त्रिवेदी के पते पर जिंदलपुरम भेजता रहा है। पूछने पर स्वामी ने बताया कि त्रिवेदी मकान पर अंतिम बार लगभग 3 महीने पहले आया था। चेक करने के लिए विभा ने हेयर पिन से निचले हिस्से का ताला खोला। जगह जगह मौजूद गर्द से ही जाहिर था कि इस हिस्से को एक लंबे समय से खोला नहीं गया है। सबसे अंतिम कमरे के बंद दरवाजे पर भी एक मोटा ताला लटका हुआ था।
विभा ने ताले को खोला और दरवाज़ा खुलते ही हम सब बुरी तरह उछल पड़े। मधु के कण से तो एक ज़बरदस्त चीख ही उबल पड़ी। मेरे मुंह से निकलने वाली चीख हालांकि मैं घुटकर रह गई थी। स्वयं आई जी और विभा के चेहरे पर भी हैरत नाच रही थी। हम सबकी दृष्टि कमरे के एक कोने में पड़े पलंग पर स्थिर होकर रह गई थी। पलंग पर एक लाश पड़ी थी, एसएन त्रिवेदी की लाश। हमारी तो बात ही दूर, शायद आईजी और विभा ने भी यहाँ त्रिवेदी की लाश की कल्पना नहीं की थी, इसलिए वे अभी तक हक्के बक्के से खड़े लाश को देख रहे थे। सबसे पहले विभा ने खुद को नॉर्मल किया और बहुत ही सावधानीपूर्वक पलंग की तरफ बढ़ी। आईजी साहब भी लगभग उसके साथ ही थे। हम अपने स्थान पर ऐसे जड़ होकर रह गए थे कि हिल तक ना सके। नज़दीक जाकर विभा ने देखा, लाश का रंग बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था। मरने से पहले त्रिवेदी के मुंह से निश्चय ही झाग निकलने लगे थे, क्योंकि उसके होंठों से नीचे गर्दन और वर्दी के गिरेबान पर धब्बे से पड़े हुए थे। पलंग पर दाई तरफ एक छोटी सी शीशी लुढ़की पड़ी थी, जिसके लेवल पर पॉइजन लिखा था। उसके समीप ही शीशा काटने वाला एक हीरा पड़ा हुआ था। विभा और आई जी की दृष्टि लगभग साथ ही पीछे की सकरी गली में खुलने वाली खिड़की की तरफ गई। खिड़की बंद थी, अंदर से चटकनी भी चढ़ी हुई थी, परंतु शीशे का एक वर्गाकार हिस्सा कटा हुआ था। सकरी गली में खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति कटे भाग में से हाथ डालकर चटकनी खोल सकता था। खिड़की के नीचे फर्श पर शीशे के वर्गाकार हिस्से का कांच बिखरा हुआ था। लगता है कि ये केस पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। विभा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? घटनास्थल पर मौजूद शहादतें एक कहानी कह रही हैं। क्या वो कहानी आप मुझे सुनाएंगे? दरअसल वर्तमान केस में होने वाली हत्याएं त्रिवेदी ही कर रहा था। इसे विश्वास था कि इसकी योजना सुदृढ़ है और कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता, परंतु आपने इसके फ्लैट तक पहुंचकर इसे नर्वस कर दिया। आपका वहाँ इसके फ्लैट पर सुधा का मिलना, इस कारण से ये और घबरा गया और समझ गया कि अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे कानून की गिरफ्त से नहीं बचा सकती। ये शब्द मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं। ये पूरी तरह निराश होकर जयपुर आया, ये सोचकर कि कोई देख ना ले। सकरी गली में पहुंचा, पलंग पर पड़े हीरे से शीशा काटा, चटकनी खोली, कमरे में आकर खिड़की बंद की, पलंग पर लेटकर जेब से पॉइजन की शीशी निकाली जो इसने पहले ही खरीद रखी थी। ज़िल्लत, बेइज्जती, मुकदमे और फांसी की सज़ा से बचने के लिए अपने इस पुश्तैनी मकान में जहर खाकर आराम की नींद सो गया। हत्यारा हमें यही कहानी समझाना चाहता है, विभा ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि त्रिवेदी कभी मुजरिम नहीं था। यह आप क्या कह रही हैं? मुंह से निकलने वाले झागों के दाग केवल त्रिवेदी की गर्दन और कमीज़ के कॉलर तक सीमित है। पलंग पर बिछी चादर पर कोई दाग नहीं है, जबकि झाग गर्दन और कॉलर से होते हुए गिरे। ये दाग असल में वहाँ ज़रूर गिरे होंगे जहाँ इसे जहर दिया गया। ओह, विभा कहती ही चली गई। लाश को जयपुर लाकर यहाँ त्रिवेदी के पुश्तैनी मकान में इस अवस्था में डालने से हत्यारे की अद्भुत दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। वह जानता था कि जंदलपुरम से कोई भी त्रिवेदी के इस मकान पर पहुँचने वाला नहीं है। 4-5 दिन बाद जब लाश से बदबू उठेगी तो पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस यहाँ पहुँचेगी। वहाँ जंदलपुरम में वर्तमान केस के हत्यारे के रूप में त्रिवेदी की तलाश हो ही रही है। हत्यारा यहाँ ऐसी शहादतें छोड़ गया जिससे वही कहानी बने जो आपने सुनाई, और जंदलपुरम में होने वाली हत्याओं के मुजरिम को इस तरह मृत मानकर फाइल बंद कर दी जाए। असली हत्यारा मज़े से ज़िंदगी गुजारे। क्या इतनी बातें केवल आप चादर पर दाग ना होने के का आधार पर कह रही हैं? अन्य पॉइंट भी हैं, जैसे हमारे सुधा पटेल तक पहुँच जाने, रायता दान हासिल कर लेने आदि से यदि त्रिवेदी टूट गया था और ज़िल्लत आदि से बचने के लिए उसने आत्महत्या का विचार बना लिया था, तो इसे अपने फ्लैट से अभिक पर हमला करके सुधा पटेल को गायब करने की ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। जिसे आत्महत्या करनी हो भला बचाव के उपाय क्यों करेगा? लेकिन आगे बढ़कर मैं बोल उठा, तुम अभिक के बयान भूल रही हो विभा। विभा ने मेरी बात पूरी की। उसने कहा था कि उस पर हमला करने वाला इंस्पेक्टर त्रिवेदी ही था। हाँ, भूल तुम रहे हो वेद। अगर सावरकर अंकल रेवती शरण को धोखा दे सकते हैं तो हत्यारा अभिक को क्यों नहीं? मेरी बोलती पर ढक्कन लग गया। ऐसी परिस्थितियों में केस और भी उलझ गया। अभी तक त्रिवेदी को हत्यारा समझा जा रहा था और अब इसी की लाश हमारे सामने। अगर हत्यारा त्रिवेदी नहीं है तो कौन है? फिलहाल आप संबंधित थाने को फ़ोन करके सूचित कर दें। वे आकर अपने क्षेत्र में पड़ी इस लाश पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स विभाग को भी सूचित कर दीजिए। परसों मंदिर में उनकी 13वीं है और उसी दिन मैं सबके सामने हत्यारे को बेनकाब कर दूंगी। आईजी साहब हैरत अंगेज़ निगाहों से विभा की तरफ देखने लगे। हम पति पत्नी की भी यही हालत थी, जबकि विभा उस कमरे की तलाशी लेने में जुट गई। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे जब हम जयपुर से वापस महानगर में आए। रास्ते में ही विभा और आईजी के बीच निश्चय हो गया था कि आज की रात हम सब महानगर आईजी के बंगले पर ही रहेंगे। विभा ने कहा भी था कि वह रात ही में जंदलपुरम निकल जाना चाहती है, किंतु विभा को उनके स्नेह भरे अनुरोध को मानना ही पड़ा, और कम से कम मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। मैं जानता हूँ कि विभा कभी भी किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं करती, हमेशा वही करती है जो इसके दिल में होता है।
इसलिए मैं नहीं मान सकता था कि उसने आईजी साहब के अनुरोध पर रात को उनके बंगले पर रुकना और सुबह होने पर जिंदलपुरम के लिए रवाना होना स्वीकार क्यों किया। मैं सोच रहा था कि निश्चय ही आज की रात महानगर में रहने की विवाह की अपनी ख्वाहिश थी। मैं ये भी जानता हूँ कि विवाह बिना कारण कोई काम नहीं करती, उसके प्रत्येक निर्णय के पीछे कोई मकसद ज़रूर होता है। और मेरी ये शंका उस वक्त 100% सच निकली जब 11 बजे हमारे कमरे पर दस्तक हुई। दरअसल आईजी साहब ने अपने बंगले पर विवाह का अलग कमरे में और हम दोनों का अलग कमरे में रहने का प्रबंध कर दिया था, और अपना कमरा बंद करके अभी हम लेटने की तैयारी कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि नाइट गाउन पहने स्वयं आईजी साहब सामने खड़े थे। मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने पूछा, क्या बहुरानी यहाँ है? नहीं तो क्यों? कमाल है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उन्हें चिंतित पाया। अपने कमरे में होंगी? वहाँ नहीं है, यही तो हैरत की बात है। हमने सोचा कि शायद रात को सोने से पहले उन्हें दूध पीने की आदत है, इसलिए वाइफ के हाथ दूध भिजवाया। वाइफ ने आकर बताया कि वे कमरे में नहीं है, कमरा खुला पड़ा है। मैं भी दंग रह गया और तब शुरू हुई बंगले में विवाह की खोज। गैरेज से विवाह की कार भी गायब देखकर हम चकित रह गए। द्वार पर खड़े सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि वे स्वयं ही अपनी कार ड्राइव करती हुई कुछ देर पहले गई हैं। कह रही थी कार ड्राइव करती हुई कह रही थी कि वे आपकी इजाज़त से एक ज़रूरी काम से जा रही हैं। सुनकर चौंक पड़े आईजी साहब। बोले, हमारी इजाज़त से? जी हाँ। क्या वे कुछ बता गई हैं कि कब तक लौटेंगी? नो सर, इस बारे में ना तो मैंने ही कुछ पूछा ना उन्होंने बताया। असमंजस में फंसे हम सब उस कमरे में लौट आए जिसमें विवाह के ठहरने का प्रबंध किया गया था। सबके दिमाग में केवल एक ही प्रश्न था, ये कि बिना कुछ कहे ऐसे रहस्यमय ढंग से विवाह आखिर क्यों और कहाँ चली गई। मेरी शंका ठीक ही निकली थी, किंतु ये मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि विवाह कहाँ गई होगी। अरे वो क्या है? एक एक ये आईजी साहब चौंक कर बेड पर पड़े तकिए की तरफ बढ़े। तकिए के नीचे से एक कागज़ का कोना झांक रहा था। वो कागज़ विवाह के हाथ का लिखा हुआ था। आईजी अंकल, उम्मीद है कि मुझे यहाँ ना देखकर जो असुविधा आपको होगी उसके लिए क्षमा कर देंगे, मगर विवश हूँ। दरअसल एक ज़रूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे तक आप मधु और वेद को लेकर जिंदलपुरम ज़रूर पहुँच जाएँ। लॉकर से मिला सामान और केस से संबंधित फाइल साथ लेना ना भूलें, ताकि मुझे अपने संदेह की पुष्टि करने में दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि सुबह 10 बजे तक मैं भी मंदिर में ज़रूर पहुँच जाऊँगी। विवाह। पढ़ने के बाद हम एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, जैसे बातें करने के लिए बाकी कुछ रह ना गया हो। सारी रात हमने वही बातें करते गुजार दी। सुबह होते ही जिंदलपुरम की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त केवल 9 बजे थे जब हम मंदिर में पहुंच गए। पता लगा कि विवाह वहाँ अभी तक नहीं पहुंची है। हम बड़ी व्यग्रतापूर्वक 10 बजने की प्रतीक्षा करने लगे। उस वक्त हम खुशी से लगभग उछल पड़े जब पोर्च में विवाह की गाड़ी प्रविष्ट हुई। दरअसल हम मंदिर लॉन ही में कुर्सियां डलवा कर बैठ गए थे। गाड़ी के रुकते ही सेवक ने ससम्मान दरवाज़ा खोला। विवाह बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान के स्पष्ट भाव थे, आंखों में नींद। फिर भी वह पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ हमारी तरफ बढ़ी। औपचारिकतावश हम लोग खड़े हो गए। नज़दीक आकर वो बोली, इसका मतलब आप लोग समय से पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। कहाँ चली गई थी आप? आईजी ने पूरी अधीरता के साथ पूछा। मैं ज़रा तैयार हो लूँ, आप ऑफिस में बैठिए, वहीं आराम से बातें करेंगे। कहने के बाद मैं मुड़ गई और इस दौरान मैंने उसकी आंखों में वही विशेष चमक देखी थी जिसका मतलब किसी गुत्थी को सुलझा लेना होता है। मैं समझ गया कि रात भर में निश्चय ही उसने यदि इस केस को हल नहीं कर लिया है तो सारे मामले को बहुत हद तक समझ ज़रूर गई है। ये जानने के लिए मैं बुरी तरह बेचैन उठा कि रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद से अब तक उसने क्या जानकारियाँ इकट्ठी की हैं। 30 मिनट बाद जब विवाह ऑफिस में दाखिल हुई तब वह ओस से धुला हुआ कमल सा लग रही थी। बिना किसी मेकअप का ही मुखड़ा दमक रहा था। जिस्म पर सफ़ेद रेशमी साड़ी और टेरिकॉट का सफ़ेद ब्लाउज़ पहनी थी। वो लंबे बालों को मस्तक के इर्द गिर्द से समेटकर पीछे बहुत ही कसकर बांधी थी। गरिमा और शालीनता की जीती जागती मूर्ति सी लग रही थी विवाह, जैसे शांति की देवी हो। मुखड़े पर से थकान जाने कहाँ चली गई थी। अभी वह अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि आईजी साहब ने पुनः अपना सवाल ठोक दिया। जवाब में उसके पंखुड़ियों से होठ पर बड़े ही सौम्य मुस्कुराहट उभरी। बोली, मैं चंदनपुर गई थी आईजी अंकल। चंदनपुर? आईजी साहब चौंक पड़े। लेकिन वहाँ क्यों गई थी आप? पता लगाने कि बंकम दास और उसका सारा परिवार किस दुर्घटना में मारा गया। क्या पता लगा? बंकम दास का एड्रेस बैंक रजिस्टर में था ही। उसी के आधार पर मैं चंदनपुर में उसके मकान पर पहुंची। इस वक्त वह मकान किसी खंडहर के समान पड़ा हुआ है। मैंने वहाँ किसी को अपना परिचय नहीं दिया और काफ़ी पूछताछ की। ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि बंकम दास का परिवार एक भयानक दुर्घटना में मारा गया। कोई ये नहीं बताता था कि वो भयानक दुर्घटना क्या थी। अंत में मैं रहमत अली से मिली। रहमत अली एक छोटे से परिवार का मुखिया है। उसने मुझे बताया कि किन्हीं 5 लोगों ने मिलकर बंकम दास और उसके सारे परिवार की हत्या कर दी थी। मैंने पूछा कि वे 5 हत्यारे कौन थे तो रहमत अली ने बताया कि उन्हें सिर्फ करीम ने देखा था और बदनसीब करीम अब दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा कि करीम कौन था तो रहमत अली ने बताया कि वो मेरा बड़ा बेटा था। और फिर सवाल जवाबों के बाद जो जानकारी मेरे हाथ लगी
उसे संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि करीम एक गूंगा, बहरा और अनपढ़ आर्टिस्ट था। उसने पांचों हत्यारों को देखा था, परंतु किसी को बता नहीं सकता था। बंकम का एक भाई था, सुभाष। वो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ सहारनपुर में रहता था, जिसे बस्ती वालों ने तार भेजकर बुलवा लिया था। अपने भाई और उसके सारे परिवार का दाह संस्कार सुभाष ही ने किया। हफ्तों तक वह पागलों की तरह बस्ती में पूछता फिरा कि यह सब कैसे हो गया और किसने किया। संयोग से एक दिन वह रहमत अली के यहाँ भी पहुँच गया। तब करीम ने उसे पांचों हत्यारों के चित्र बनाकर दिए। तब रोते हुए सुभाष ने रहमत अली को एक कागज़ पर बनी पहेली दिखाई और बोला कि यह पहेली उसके भाई ने कमरे के फर्श पर अपनी उंगली अपने ही खून में डुबोकर बना रखी थी, जिसका वह अब तक मतलब नहीं समझा। हाँ, इतना समझ रहा है कि बंकम मरते वक्त इस पहेली के ज़रिए उससे कुछ कहना चाहता है। सुभाष ने कसम खाई कि इस पहेली को समझ कर रहेगा और करीम द्वारा दिए गए चित्रों के आधार पर ही दुनिया के पर्दे से हत्यारों को ढूंढकर उनसे बदला लेगा। इशारे से करीम ने यह भी बता दिया था कि वह हत्यारे बंकम दास के मकान में पूरे 3.5 घंटे रहे थे। तो बस मैं उछल पड़ा। अब बाकी रही क्या है? विवाह, सारी गुत्थियाँ तो सुलझ गईं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुभाष यानी बंकम का छोटा भाई ये सब हत्याएं कर रहा है। मान लेता हूँ, लेकिन सुभाष है कहाँ? कैसे गिरफ्तार कर लें? आईजी साहब बोले। बस्ती से उसका सहारनपुर का एड्रेस मिल सकता था। घटना 4 साल पुरानी हो गई है। अब वहाँ किसी को वह एड्रेस याद नहीं है और फिर मेरे ख्याल से वह सहारनपुर में नहीं, जिंदरपुरम में होगा, क्योंकि हत्याएं वो यहीं कर रहा है। अपने पुराने यानी सुभाष नाम को बदलकर वो यहाँ रह रहा है। सवाल ये है कि किसे सुभाष कहें? करीम पिछले साल हैजे से मर चुका है। अगर वो होता तो मुझे भी सुभाष का चित्र बनाकर दे देता, सारी प्रॉब्लम ही हल हो जाती। ओह, मैं कसमसा उठा। खैर, कहने के साथ ही विभा ने रिसीवर उठाकर किसी से संबंध स्थापित किया और बोली, हाँ हेलो श्रीकांत, सुनो। अब तुम्हें सोनी की निगरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। मेरी समझ में नहीं आया कि अचानक ही विभा की नज़रों में महेंद्रपाल सोनी की निगरानी करने की आवश्यकता क्यों खत्म हो गई है। परंतु मुझे सवाल करने का कोई अवसर दिए बिना रिसीवर रखे ही विभा ने कहा, क्या आप अपने साथ फाइल और लॉकर से निकला सामान लाएं अंकल? हाँ, कहते हुए आईजी ने सूटकेस खोला और जब तक उन्होंने फाइल, हीरे और नेकलेस निकालकर मेज़ पर रखे, तब तक विभा वीणा और अभिक से संबंध स्थापित करके पूछ चुकी थी कि उसकी अनुपस्थिति में जंदलपुरम में कोई विशेष घटना तो नहीं घटी है। उत्तर नहीं में ही रहा होगा। ये बात इसी से जाहिर थी कि विभा के चेहरे पर सामान्य भाव थे और उसने ज़्यादा देर बातें नहीं की थी। इस वक्त मुझे सिर्फ नेकलेस की ज़रूरत है, कहती हुई विभा ने नेकलेस अपनी तरफ सरका लिया। बोली, अगर आपको कष्ट ना हो आईजी अंकल, तो कृपया फ़ोन पर एसपी महोदय से पूछ लें कि उन्हें इंस्पेक्टर त्रिवेदी या मनीराम बांगड़ी में से कोई मिला है या नहीं। इंस्पेक्टर त्रिवेदी? हाँ, कृपया अभी किसी को न बताएं कि त्रिवेदी मर चुका है। और हाँ, अनूप, जोगा और बिरजू से संबंधित फाइल यहीं मंगा लें, ताकि मैं अपने संदेह की पुष्टि कर लूँ। तब तक मैं याद करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये नेकलेस मैंने कहाँ देखा है। उसके बाद आईजी साहब अपने काम पर जुट गए, विभा अपने पर। लगातार नेकलेस पर दृष्टि गड़ाए विभा कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी और मैं इस अजीब नज़ारे को देखता हुआ सोच रहा था कि यहाँ मेरे सामने अपराधी तक पहुँचने के लिए कितने आराम और शांति से बैठकर प्रयत्न किए जा रहे हैं, और मैं इसके बिल्कुल विपरीत अपराधी के पीछे विजय विकास की कितनी ज़बरदस्त भागदौड़ दिखाता हूँ। इतने आराम से बैठने की बात ही दूर, उन्हें खाने पीने तक का होश नहीं रहता। कैसी है ये विभा, जो सिर्फ अपने दिमाग के बूते पर ऑफिस में बैठी बैठी अपराधी तक पहुंच जाती है। अपने अकाट्य तर्कों से उलझी समस्या का विश्लेषण और फिर उसका समाधान कर देती है। अपने ऑफिस में बैठी ये बिखरी हुई घटनाओं को बातों ही बातों में इस तरह जोड़ देती है जैसे वह एक जंजीर हो। मैं चुपचाप बैठा अब भी अपराधी तक पहुंचने की उस अजीब कोशिश को देख रहा था। मेरे कान फ़ोन पर बात कर रहे आईजी के शब्दों पर थे तथा आंखें विभा पर जमी थीं। जो बातें आईजी साहब ने की, उनका सार ये था कि पुलिस त्रिवेदी या बांगड़ी में से किसी तक नहीं पहुंच सकी है तथा संबंधित फाइलें कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगी। उधर विभा लगातार अपने दिमाग पर जोर डालती हुई याद करने की कोशिश कर रही थी। वो नेकलेस को स्पर्श करके भी कई बार देख चुकी थी। अपना काम खत्म करके आईजी साहब भी उसकी तरफ देखने लगे थे। एकाएक ही विभा आह कहकर चुटकी बजा उठी। मेरा और मधु का दिल धड़क उठा। कुछ याद आया? आईजी ने उत्सुक स्वर में पूछा। 2 मिनट ठहरिए, कहने के साथ ही एक झटके से विभा उठी। झटका लगने के कारण रिवॉल्विंग चेयर अपने स्थान पर घूमती रह गई, जबकि हम सबको अक्का बक्का छोड़कर वो तीर की सी तेजी के साथ कमरे से बाहर गई। हमारा दिमाग विभा की रिवॉल्विंग चेयर की तरफ घूम रहा था। दिल के धड़कने की गति स्वयं ही तेज़ हो गई थी और विभा 2 मिनट से कुछ पहले ही कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक एल्बम थी। हमारी तरफ देखा तक नहीं उसने, सीधी अपनी कुर्सी पर पहुंची, जो उसके आने तक रुक चुकी थी। एल्बम खोलकर उसने मेज़ पर रख ली
और फिर नेकलेस की एल्बम के एक पृष्ठ पर रखकर जाने क्या देखने लगी। मैंने देखा कि देखते ही देखते विभा का चेहरा किसी देवी की तरह आभा युक्त हो गया। आंखें किसी हीरे की तरह चमकने लगी। मैंने महसूस किया कि विभा के सारे जिस्म में अभी अभी सफलता की ज़बरदस्त झुरझुरी दौड़ी है। एकाएक उसने नेकलेस सहित एल्बम उठाकर हम तीनों के सामने रख दी और बोली, हो सकता है कि मुझे भ्रम हो रहा हो, आप देखकर बताइए, क्या ये यही नेकलेस है? मैंने देखा। एल्बम के उस पृष्ठ पर अनूप, गजेंद्र बहादुर जिंदल और एक युवती का चित्र था। ये चित्र किसी पार्टी में लिया गया था और युवती के गले में नेकलेस पड़ा था, ठीक वैसे ही। वो वेरी गुड, आईजी साहब उछल पड़े। आप शक कर रही हैं? मैं दावा कर सकता हूँ बहुरानी कि ये वही नेकलेस है। मगर मैंने पूछा, ये युवती है कौन? अलका। क्या? हम तीनों ही उछल पड़े। हाँ, विभा को सर जाने क्यों गंभीर उठा। ये अलका है, मेरी ननद, उनकी प्यारी बहन, वही जिसने आज से 4 साल पहले नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कारण कभी किसी को पता नहीं लगा, लेकिन अलका का नेकलेस बंकम दास के लॉकर में कैसे पहुंच गया? ये कहानी भी खुलेगी, मेरे साथ आइए। बाबूजी से कुछ बातें मालूम करनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं, उठती हुई विभा ने कहा। उसके साथ ही हम तीनों भी उठ गए। गैलरी में से गुजरते हुए विभा ने कहा, सॉरी आईजी अंकल, हीरे चुराने वाले चोरों के नाम अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूँगी। कैसा परिवर्तन? उन चोरों में वे नहीं थे। हम तो पहले ही कह रहे थे, अनूप बाबू को भला हीरे चुराने की क्या ज़रूरत थी? उनके स्थान पर सौदा पटेल का नाम जोड़ लीजिए। हीरे 5 व्यक्तियों ने चुराए थे, उनमें से एक यानी बंकम दास 4 साल पहले ही मर चुका है, बचे 4, और हत्यारा उन्हीं के कत्ल कर रहा है। लेकिन अनूप और त्रिवेदी के कत्ल? सारे रहस्यों पर से मैं कल पर्दा हटा दूंगी। कहने के साथ ही पर्दा हटाकर वह गजेंद्र बहादुर जिंदल के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुई थी। हम सब उसके साथ ही थे। गजेंद्र बहादुर को नेकलेस देती हुई विभा ने सबसे पहले सवाल किया, ध्यान से देखकर बताइए बाबूजी, क्या आप इस नेकलेस को पहचानते हैं? नेकलेस को देखने के बाद गजेंद्र बहादुर ने कहा, हाँ बहुरानी, ये अलका का नेकलेस है। मगर आज इतने दिन बाद ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गया? उनके कमरे में मिला है। साधारण सा झूठ बोलने के बाद विभा ने अगला सवाल किया, क्या आप उस दिन की घटना को विस्तार पूर्वक बता सकेंगे जिस जिस दिन बहन जी ने आत्महत्या की? गजेंद्र बहादुर के चेहरे पर दुख की अनेक लकीरें उभर आईं। बोले, उस मनूस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं बहुरानी, लेकिन तुम आज व्यर्थ ही उस दिन का जिक्र करके हमारे और अपने दिल को क्यों दुखाती हो? मुझे विस्तार से बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। विशेष कुछ भी नहीं। पड़ोस में चंदनपुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी नगर है। वहाँ एक झरना है जिसे क्वाइट फॉल कहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ कई 100 गज ऊंची एक पहाड़ी से पानी नदी में गिरता है, किंतु आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। यही देखकर किसी ने उसका नाम क्वाइट फॉल रख दिया है। इस झरने को देखने दूर दूर से बहुत से पर्यटक आते हैं। अलका अनूप से महीनों से जिद कर रही थी कि वो उसे झरना दिखा कर लाए, किंतु अनूप व्यस्तता के कारण जा नहीं पा रहा था। अलका के अनुरोध को हंसकर टालता रहा था, किंतु उस मनूस दिन हम ही ने अनूप को हुक्म दिया कि वह अलका को क्वाइट फॉल दिखा कर लाए। वे गाड़ी से क्वाइट फॉल देखने चंदनपुर चले गए और बस वो शांत झरना ही हमारी बेटी को डस गया। रात को गाड़ी में डालकर अनूप उसकी लाश ही जिंदलपुरम लाया था। क्या उस दिन जाते समय बहन जी कुछ उदास सा या अपसेट सी थी? बिल्कुल नहीं। घटना के बारे में उन्होंने क्या बताया था? अनूप ने कहा था कि शाम 4 बजे तक उन्होंने झरने पर मिलजुल कर खूब पिकनिक बनाई। अलका अच्छी खासी हंस खेल रही थी, तितली की तरह उड़ती फिर रही थी कि वहाँ अनूप के कुछ दोस्त मिल गए। अलका की सहेलियाँ, वे अलग अलग हो गए। उसके बाद 6 बजे के करीब जब वापस लौटने के लिए अनूप ने अलका को तलाश किया तो वह कहीं ना मिली, और ना ही वे सहेलियाँ जिनके साथ वो थी। पूछताछ करने पर अनूप को पता लगा कि लड़कियों का वह झुंड तो एक बस में सवार होकर जा चुका है। अनूप 1 घंटे तक अलका की तलाश में झरने पर मारा मारा फिरता रहा। पिकनिक बनाने आए लगभग सभी लोग लौट चुके थे। झरने के आसपास पूरी तरह सन्नाटा फैल गया। वातावरण में अंधेरा भी फैल गया था। तब अनूप के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं अलका अपनी सहेलियों के साथ ही तो जिंदलपुरम नहीं चली गई है। उसे अपना विचार जचा, क्योंकि शोक अलका ऐसी शरारतें करती रहा करती थी। उसे लगा कि उसे परेशान करने के लिए अलका ने यह हरकत की है, और गाड़ी लेकर जिंदलपुरम की तरफ चल दिया। फिर भी अलका का गायब होना उसे बार बार खटक रहा था। वो सोच रहा था कि अगर अलका सहेलियों के साथ जाती तो उससे कहती ज़रूर, बिना कहे नहीं जाती। बिना कहे उसे जाना भी नहीं चाहिए था, और वह यही सोचता चला रहा था कि अगर अलका ने शरारत की तो मंदिर में पहुंचकर उसे डांटेगा। इसी उधेड़ बुन में वह कार बहुत तेज़ गति से चला रहा था। जिस वक्त उसकी कार पहाड़ों के बीच में गुजरती सी पुल पर पहुंची, उस वक्त हेडलाइट में अचानक ही उसे एक लड़की नजर आई। रेलिंग के साथ साथ लड़की पुल के मध्य की तरफ भाग रही थी। हेडलाइट में वह आधे मिनट के करीब रही, और इस आधे मिनट में अनूप ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। अलका को पहचानते ही वह भौचक्का रह गया। ब्रेकों पर पैर जमाने के साथ ही वह अलका का नाम लेकर ज़ोर से चीखा। पता नहीं अलका ने उसकी आवाज़ सुनी या नहीं, परंतु कार के रुकने तक वह नदी में कूद चुकी थी। गजेंद्र बहादुर सांस लेने के लिए रुके। हम बहुत ही ध्यान से उनका एक एक शब्द सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, अलका अलका चिल्लाता हुआ अनूप भी दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां से वह कूदी थी। अनूप भी उसके पीछे ही नदी में कूद पड़ा।
वो अलका को बचाने के लिए कूदा था, परंतु रात का समय होने के कारण पानी में अलका को ढूंढ लेना आसान बात न थी। गनीमत यह थी कि वो चांदनी रात थी, इसलिए वह अलका को ढूंढ सका। बहाव भी काफ़ी तेज़ था। अनूप के मुताबिक वह करीब 10 मिनट तक पानी में हाथ पैर मारता हुआ अलका को तलाश करता रहा। वो उसे मिल तो गई, किंतु देर बहुत हो चुकी थी। पेट में बहुत ज़्यादा पानी चला गया था, वो बेहोश हो चुकी थी। बड़ी कठिनाई से अनूप कंधे पर डालकर उसे नदी से बाहर लाया। एक पत्थर पर लिटाकर पेट से पानी निकाला। मुश्किल से एक क्षण के लिए अलका होश में आई और संतरे का बाग कहकर अनूप की बाहों में झूल गई। संतरे का बाग? विभा की आंखें बुरी तरह चमकी। हाँ, अनूप के मुताबिक मरने से पहले वह यही मात्र चंद शब्द कह सकी थी, जिसका कोई मतलब ना तो कभी अनूप की समझ में आया और ना ही हमारी। पता नहीं वह अभागी क्या कहना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ? होना ही क्या था, रोता पीटता अनूप अपनी प्यारी बहन की लाश कार में डालकर ले आया। बस उन्होंने आपको इतना ही बताया था? हाँ, ठीक से याद कीजिए बाबूजी। मुमकिन है कि उन्होंने कुछ और भी कहा, कुछ ऐसा जिसे आप भूल गए हो। उस वक्त उनके मुंह से निकला एक एक शब्द अर्थ रखता है बाबूजी। मैं नहीं समझ सका कि इतना जोर डालकर विवाह आखिर क्या पूछना चाहती है। हमारे ख्याल से हम कुछ नहीं भूल रहे हैं। सुनकर विवाह कुछ देर के लिए खामोश रहकर जाने क्या सोचने लगी, फिर बोली, अब मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल और करूँगी बाबूजी, और उन दोनों के ही सवालों के जवाब आपको अच्छी तरह याद करके सोच समझ कर देने हैं। पहला सवाल यह है कि जब बहन जी क्वाइट फॉल के लिए मंदिर से रवाना हुई, तब क्या ये नेकलेस उनके गले में था? हाँ, हमें अच्छी तरह याद है। दूसरा सवाल, क्या ये नेकलेस उस वक्त भी उनके गले में था जब लाश यहाँ पहुँची? हम अलका की लाश देखते ही अपने होश खो बैठे थे। हमें ये देखने की सुध कहाँ रह गई थी कि लाश के गले में नेकलेस है या नहीं। अतः हम विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि उस वक्त नेकलेस था या नहीं। इसके बाद विवाह ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। हम उनके पास से उठकर उसी ऑफिसनुमा कमरे में आ गए। उत्साही सी विवाह अपनी कुर्सी पर बैठते ही बोली, बाबूजी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि नेकलेस अलका बहन जी की लाश के गले में नहीं था। मैंने बिना सोचे समझे प्रश्न कर दिया, कैसे? अगर गले में रहा होता तो बंकम दास के लॉकर से कैसे निकला था? ओह, समझ में आती झेप कर रह गया, क्योंकि विवाह का जवाब बहुत ही सीधा साधा समीकरण था। हाँ, इसके अलावा मैं दावे के साथ एक बात और कह सकती हूँ, वो ये कि या तो अनूप ने बाबूजी को बताते समय कोई बात छुपाई थी, या वह बात बाबूजी के दिमाग से उतर गई। आखिर कौन सी बात विवाह, तुम बताती क्यों नहीं? वो मैं कल बता सकूँगी। ओफो, अब तो तुम खुद एक पहेली होती जा रही हो। सुनकर विभा के चेहरे पर अजीब सी कठोरता उभर आई। उसकी आंखें शून्य में स्थिर हो गई, कहीं खोई खोई सी बोली, हाँ, अब मैं खुद एक पहेली बन गई हूँ दोस्त, हत्यारे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पहेली। कल मैं उसके ऊपर ऐसी बिजली बनकर गिरूँगी कि वह राख की तरह निस्तेज हो जाएगा। मैं अवाक से उसे देखता रह गया। मधु और आई जी साहब की अवस्था भी लगभग मेरे ही जैसी थी। अभी हम कुछ और बात नहीं कर पाए थे कि अनूप, जोगा और बिरजू से संबंधित फाइल लिए वहीं एसएसपी का भेजा हुआ एक पुलिस इंस्पेक्टर पहुंच गया। उसे विदा करने के बाद विभा ने सबसे पहले 5 चोरों की उंगलियों के निशान अनूप की उंगलियों के निशान से मिलाए। अनूप के निशान 5 चोरों में किसी से नहीं मिलते थे। विभा की आंखों में चमक उभर आई, मैं उसे खुशी की चमक ही कहूँगा। बिरजू और जोगा के निशान चोरों के निशानों में मिल गए। विभा की आंखों में दूर दूर तक सफलता ही सफलता चमकने लगी। फिर उसने वह बॉक्स खोला जिसमें सुधा पटेल की उंगलियां थीं। एक साफ कागज़ पर उन उंगलियों के निशान लेकर चोरी वाली फाइल के निशानों से मिलाए। विभा बोली, यह रही आपकी तीसरी चोर आईजी अंकल। आप जानते हैं कि ये सुधा पटेल की उंगलियां हैं। कमाल हो गया, आईजी साहब बड़बड़ाए। अब केवल 2 चोर ऐसे रह गए जिनकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। उनमें से एक यानी बंकम दास मार चुका है, दूसरा यानी टिंगू अब तो मौत के घेरे में फंस चुका होगा। विभा का वाक्य पूरा ही हुआ था कि टेलीफोन की घंटी टनटना उठी। रिसीवर उठाकर विभा ने कहा, हेलो, मनीराम बागड़ी मिल गया बहुरानी, एसएसपी की आवाज़। वेरी गुड, कहाँ? सॉरी बहुरानी, दरअसल पुलिस को उसकी लाश मिल सकी है। ओह, विभा के चेहरे पर उभरा जोश कुछ फीका सा पड़ गया। बोली, कहाँ? होटल एंजॉय के रूम नंबर 70 में। पुलिस उस तक कैसे पहुंची? दरअसल मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन पर सूचना दी थी कि उसके होटल के रूम नंबर 70 में ठहरे बलदेव ठाकरे नामक व्यक्ति की कुछ देर पहले किसी ने हत्या कर दी है। मैं स्वयं वहाँ पहुँचा और लाश को देखते ही पहचान गया। लाश मनीराम बागड़ी की। आपको तुरंत फ़ोन कर रहा हूँ। कृपया किसी वस्तु को छेड़िएगा नहीं, हम लोग पहुँच रहे हैं।